अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज, स्क्रीन सब कुछ क्लियर आ रही है? कोई इंटरप्शन किसी तरह की? चल ठीक है। चल सब सही है, वेरी गुड। अच्छा, तो आज फास्ट ट्रैक की हमारी फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, कुछ सिलेबस के हवाले से, सब्जेक्ट के हवाले से। सब्जेक्ट कैसा है, इसको कैसे लेकर चलूंगी मैं, किस आप लोगों को कैसे इसको कवर करना है, सबसे पहले तो ये बातें डिस्कस करते हैं। मेरे बारे में आप सबको पता होगा, मेरा नाम जैनब जिया है और बेसिकली मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर्स है। मास्टर्स हूँ मैं इकोनॉमिक्स में और मैं डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो ये सब्जेक्ट कंप्लीटली मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, पूरा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का। अच्छा, अब फास्ट ट्रैक में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनकी मैंने वैसे वीडियो में भी आप लोगों के काफी जो कंसर्न्स मेरे पास आ रहे थे उनको क्लियर करने की कोशिश करी थी। यहाँ पे भी मैं कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं होता, तो उनको एक बड़ी एक टेंशन होती है कि ये 2 मंथ्स के इतने शॉर्ट टाइम स्पेन में आपने कैसे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को, जो सबसे मतलब पहली दफा आप पढ़ रहे हैं, उसको कैसे आपने लेकर चलना है और ये कवर हो पाएगा या किसी तरह की कोई मुश्किल फेस करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर टीचर के हवाले से मैं अपनी अपनी बात करूं तो मेरी आपको 100% आपको मेरी हर तरह की हेल्प मिलेगी। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास के अंदर जो है वो मैं आपके क्वेश्चंस रिजॉल्व कर रही हूंगी, आफ्टर क्लास भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप लोगों का मैं ग्रुप बना दूंगी। आप लोग उस ग्रुप पे जो है वो मुझसे कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है वो आंसर करूंगी। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास के बाद भी इंशाल्लाह जो है वो अवेलेबिलिटी मेरी मिल जाएगी। तो ये तो एक सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। ठीक है, बिल्कुल मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे, आई नो। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप लोगों की जो सबसे देखिए, सब्जेक्ट को क्लियर करना 2 मंथ्स टाइम में ये इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर करते हुए देखा है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं था। इसमें सबसे पहले तो आपकी हार्डवर्क, जाहिर सी बात है, आपकी मेहनत जो है वो आप कितनी कर रहे हो। दूसरी आपकी कंसिस्टेंसी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कितना सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हो और कितना रोज का जो है वो काम आप रोज जो है वो कर रहे हो, जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, जो आप लोग आपसे क्विजेस लिए जा रहे हैं, वो आप कितना जो है वो उस पर फोकस कर रहे हो, ये सब कुछ है। तो अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो किया ये सब्जेक्ट, तो इनशाला बगैर किसी मुश्किल के आप लोग इजीली इस सब्जेक्ट को क्लियर कर लोगे। तो ये कोई मुश्किल नहीं है कि इकोनॉमिक्स को क्लियर करना जो है वो बहुत मुश्किल है। सिंपल पेपर आता है आपके पास, बिल्कुल क्लियर, मतलब कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो कि भाई ये क्या पूछना चाह रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। और तो हम क्लास में पास पेपर भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह के पेपर किस तरह होगा, ये बिल्कुल मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि पेपर किस तरह आप लोगों का आता है, कितने सेक्शंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, कितने मार्क्स का होता है, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरी स्ट्रेटेजी आप लोगों को वक्त के साथ साथ पता चल जाए कि मैं अभी बिल्कुल भी अपनी किसी भी क्लास में टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना चाह रही किसी भी तरह का, क्योंकि टाइम हम लोगों के लिए बड़ा क्रूशियल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ कि ये जो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस कैफ 2 का जो सब्जेक्ट है आपके पास सीए में, इसका सिलेबस क्या है। देखिए, बेसिकली आपके इकोनॉमिक्स में 15 चैप्टर्स हैं टोटल चैप्टर्स 15 हैं और उनको मेन सेक्शंस में जो डिवाइड किया गया है वो आपके पास ग्रिड आपके सामने है। ये मैंने स्टडी टेक्स्ट की जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट सिंपल करिए। 4 आपके पास ग्रिड्स हैं। फर्स्ट आपकी जो है वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, फर्स्ट आपकी है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स।
कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में आपके पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चैप्टर आता है जो हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ये आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है कि अभी हम लेकर चलेंगे तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो फर्स्ट सेक्शन में आपके पास सिर्फ सिंपली जो है वो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो है वो फर्स्ट चैप्टर आता है, और वो बहुत मतलब उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली आपकी बेस बना रहा होता है। तो जिसकी बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का नहीं है, कॉमर्स का नहीं है, तो उसकी बेस फर्स्ट चैप्टर से बनेगी कि इकोनॉमिक्स कहते कैसे हैं, की डेफिनेशंस, मेजर जो टर्म्स यूज हो रही होती हैं इकोनॉमिक्स में, उनकी डेफिनेशंस, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपकी फर्स्ट चैप्टर से। उसके बाद जो आपका सेकंड सेक्शन है विच इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके 4 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 2, 3, 4, 5। अगेन बोल रही हूँ, ये जरूर आप लोगों के लिए लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जब आप लोग इसको लेकर चलोगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। आई डोंट नो ये वन नोट के साथ आज क्या हुआ है। बहरहाल ये चलें, देखते हैं इसको थोड़ी देर में। तो फर्स्ट सेक्शन में आपके पास फर्स्ट चैप्टर आएगा। सेकंड सेक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास चैप्टर 2 to 5 आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन में, इसका वेटेज आपके पास क्या उन्होंने दिया हुआ है, 25 to 35 मार्क्स का इसका वेटेज है। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स का वेटेज 5 to 10 मार्क्स का, इससे ज्यादा के इसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहा होता। अच्छा, फिर आपके पास थर्ड सेक्शन आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्शन के वेटेज आपका अगेन 25 to 35 मार्क्स का है, और लास्ट सेक्शन है आपका इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इसका भी वेटेज 25 to 35 मार्क्स का है। ठीक है, अच्छा, अब जो सबसे पहले एक तो आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अभी मैं पेपर भी डिस्कस करती हूँ कि पेपर आपका आता किस तरह है, ताकि आप लोगों के जहन में एक होना चाहिए कि पेपर आपका बेसिकली कितने मार्क्स का आएगा और कैसे आता है। लेकिन सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छा जी, एक सवाल मेरे पास ये आया है कि शुड वी ऑप्ट फॉर कैफ 1 और कैफ 2 इन फास्ट ट्रैक। अच्छा जी, अच्छा देखो, सबसे पहले ये इसका आंसर हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकता। देखो, अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि आपने अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स कभी भी पढ़ी है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड ये कि आपको लगता है कि आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, ठीक है, आप अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो दे सकते हो, आपकी ग्रिप आप अच्छी है सब्जेक्ट पे, आप बहुत जल्दी चीजों को कवर कर लेते हो, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग टॉपिक से डेवलप करने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती। अगर ऐसी बात है तो इट मीन्स कि आप कैफ 1 और कैफ 2 दोनों ऑप्ट कर सकते हो और आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका मेडिकल बैकग्राउंड है, या जिसका जो है वो आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मैं पर्सनली ये एडवाइस करूंगी कि या तो आप कैफ 1 ऑप्ट करो या फिर कैफ 2 एक साथ। देखो, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। अगेन, मेरे प्रीवियस जो फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट्स में से थे, उनमें से मेजर स्टूडेंट्स ने जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं था, उन्होंने कैफ 1 कैफ 2 जो है वो ऑप्ट किया था और वो इजीली क्लियर कर लिया था। तो ये आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट बहुत जल्दी कैच करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं, और तो ये अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो तो आप दोनों सब्जेक्ट को उठा लो और आप इंशाल्लाह दोनों क्लियर कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है जरा सा भी कि आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है कॉन्सेप्ट को समझने में, थोड़ा टाइम लगता है, और ये आज की क्लास में भी आप दोनों की एक एक क्लास लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किसकी ज्यादा जो है वो आपका लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, तो वो आप उसके मुताबिक सोचो, ठीक है। तो ये आपके बैकग्राउंड पे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई सेकंड पर्सन कभी भी आपको नहीं बता सकता कि आपको कैफ 1 लेना चाहिए, कैफ 2 या दोनों लेने चाहिए। ये आप बेहतर तौर पे अपने आप को जानते हैं कि आप कौन सा ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मेरे पास सेकंड क्वेश्चन ये आया है कि हम स्टडी टेक्स्ट से जो है वो पढ़ेंगे खाली, या फिर हम कौन सी बुक यूज करेंगे, ठीक है। ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसका आंसर ये है, मैं सबके सवालों के जवाब दूंगी, कोई मसला नहीं है। इसका आंसर ये है कि देखें, मैं दो चीजें आप लोगों के सामने ऑप्शंस रखूंगी। सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में कोई साउंड वगैरह दिख रहा है, क्योंकि मैं अपने घर से क्लास ले रही हूँ, तो थोड़ी बहुत जो है वो डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन बहरहाल इतनी ज्यादा नहीं होगी इंशाल्लाह। तो दो ऑप्शंस मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। फर्स्ट, स्टडी टेक्स्ट, ठीक है।
ये इट्स अप टू यू, जो आपको जो है वो ज्यादा बेहतर लगता है, जो आपको लगता है कि हाँ इससे तैयारी बेहतर है। लेकिन मैं आप लोगों के दोनों एस्पेक्ट सामने रखूं कि भाई दोनों से पढ़ने में क्या बेनिफिट्स हैं या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ेंगी। बहुत सारा एक आपका ये गलत जो है वो काफी स्टूडेंट्स से आपको सुनने को मिलोगे कि भाई स्टडी टेक्स्ट से जो नहीं पढ़ता ना वो उसका क्लियर नहीं होता पेपर, या स्टडी टेक्स्ट से जो दूसरे कहीं किसी से तैयारी करता है उसको मार्क्स इतने अच्छे नहीं मिलते। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे ऐसा बोल रहा है तो वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। देखिए, अगर आप स्टडी टेक्स्ट से तैयारी करते हैं तो बिल्कुल करें, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी स्टडी टेक्स्ट से तैयारी करने की, आप बिल्कुल स्टडी टेक्स्ट से करें। लेकिन आपको खुद ब खुद प्रॉब्लम्स फेस करना स्टार्ट कर दोगे आप। वो ये कि स्टडी टेक्स्ट की लैंग्वेज स्टूडेंट को मुश्किल लगती है, स्टडी टेक्स्ट में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है वो बुक है, आपको एक्सप्लेन भी कर रही है साथ साथ। अब आपको एग्जाम में कितना लिखना है, आपको उसमें से देखना पड़ेगा कि भाई इतना बड़ा ये एक पेज पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो मैंने लिखना कितना है, ठीक है। ये एक मेजर डिफिकल्टी स्टूडेंट्स फेस करते हैं। फिर लैंग्वेज वहां पे बहुत मुश्किल है। फिर एक चीज जो पर्सनली मैं फील करती हूँ वो ये कि आपकी एक कंप्लीट सीक्वेंस से जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, काफी मिक्सअप जो है वो लगता है कॉन्सेप्ट्स का, तो काफी मुश्किल है उसमें। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट स्टडी टेक्स्ट की तरफ जाना चाहता है बिल्कुल जाए, मैं मना नहीं करूंगी। सेकेंड ऑप्शन जो मैंने स्टूडेंट्स की इन सारी डिफिकल्टीज को देखते हुए मैंने अपनी पर्सनल एक बुक तैयार करी है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की। उसका मैं एक आप लोगों को एक नजर दिखा भी देती हूँ कि वो बुक है किस तरह की। उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हुए हैं, और ये देखते हुए कि एग्जाम में पेपर किस तरह आता है, क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता, वो सारी बातें जहन में रखते हुए मैंने कंप्लीट अपने एक बुक तैयार करी है। मैं अभी आप लोगों को वो दिखा भी देती हूँ बुक। तो अब आप लोगों के ऊपर होगा कि आप जो है वो कौन से ऑप्शन की तरफ जाते हैं। बुक का पीडीएफ मैं सेंड नहीं कर सकती, बुक अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो एआरटीटी से जाकर कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसकी डिलीवरी भी आप जो है वो पॉसिबल है, आप मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगी, आप उसको ऑर्डर के थ्रू डिलीवर भी करवा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये मसला हल करूं कि आखिर ये यहाँ पे क्यों ये हैंग हो गई है स्क्रीन। देखो, फरताश ने पूछा कि फास्ट ट्रैक ऑनलाइन होगा थ्रू आउट या फिजिकल पे शिफ्ट हो जाएगा। देखो, अभी कुछ नहीं पता, ये आपके हालात पे डिपेंड करता है। अगर जैसे सुनने में आ रहा है फर्स्ट फैब से, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर इंशाल्लाह फिजिकल पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि फिजिकल आपका सबसे बेहतर रहता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जाहिर सी बात है ये आपके सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, तो फिर ऑनलाइन ही रहना पड़ेगा। इंशाल्लाह आपको कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि ऑनलाइन में आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। मोहम्मद मुस्तफा, मेरे ख्याल में स्टडी टेक्स्ट बाय करना पड़ता है। अब मुझे अब ये नहीं कि जरूरी है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टडी टेक्स्ट बाय करते हैं, एक दफा उसको रीड करने के लिए आप रखते हैं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, मेरी बुक की प्राइस जो है वो 475 है। पेपर आपका बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, और आप की ड्राफ्टिंग पे डिपेंड करता है, जो मैं साथ साथ गाइड करती रहूंगी कि आप लोगों ने क्वेश्चन जब आता है तो आप लोगों ने उसका आंसर किस तरह करना है। और क्योंकि स्टूडेंट्स नॉर्मली इररेलेवेंट राइटिंग बहुत कर रहे होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड जो आप लोगों का होता है वहां पे एक आदत होती है पहले हमारी अक्सर जगहों पे कि हम एक्स्ट्रा बहुत लिख रहे होते हैं कि 10 मार्क्स का सवाल आया या 7 मार्क्स का सवाल आया तो उसमें हमने भरने हैं पेजेस। तो यहाँ पे उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो मैं आप लोगों को साथ साथ लेकर चलूंगी, बताती रहूंगी। बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख दूं, लेकिन अच्छा, ये पहली क्लास में ही ये प्रॉब्लम होनी थी। चलो मैं इसको बंद करके दोबारा ओपन करके देखती हूँ। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये मसला तो हल हो गया। अच्छा देखो, सबसे पहले तो सबके मैसेजेस सबको मैं जो आप लोग पूछ रहे हो मैं बताती रहूंगी। देखो, सबसे पहले मैं एक नजर आप लोगों को अपनी बुक दिखा दूं कि बुक बेसिकली किस तरह तैयार की गई है, तो आप लोगों को एक अंदाजा हो जाएगा कि बुक आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहेगी। ये तो आप मतलब 100% श्योरिटी है कि आप एक तरफ स्टडी टेक्स्ट रखो
और एक तरफ मेरी बुक रखूँ तो आपको खुद जो है वो अंदाजा होगा कि मेरी बुक जो है वो हर लिहाज से कितनी बेहतर रहेगी आप लोगों के लिए। अच्छा, ये स्टार्टिंग में पास्ट पेपर एनालिसिस हैं कुछ के, जो सेक्शंस वाइज जो आपके कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के जो है वो इसमें से निकल के आते हैं। ये ईयर लिखा हुआ है और इस ईयर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है डेफिनेशन और मेजरमेंट फॉर्म एंड इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट में से। ये इस तरह यहाँ पे इसको जो है वो थोड़ी सी एनालिसिस किया गया है इसका। फिर ये आपका चैप्टर 1 आया, ठीक है ना। चैप्टर 1 में ये सबसे पहले स्टार्टिंग ये लिखी हुई कि कौन कौन से इसमें टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, और उसके बाद फिर ये आपके कंप्लीट चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो सबसे अच्छी बात आपको दिखेगी इसमें वो ये कि हर चैप्टर के बाद जहां चैप्टर एंड हो रहा है ये नोट्स फॉर्म में है ताकि आपको पता पढ़ने में इजी हो, ठीक है। हर चैप्टर के बाद 2014 से लेकर लास्ट अटेम्प्ट तक इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके जो है वो सेपरेट एक तरफ कर दिए और नंबरिंग के साथ करें ताकि आपको देखकर पता चले कि भाई अच्छा चैप्टर 1 में से जो है वो टोटल आपके क्वेश्चंस कितने आ चुके हैं, 22 क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हर चैप्टर के बाद जो है वो आपको इस तरह पास पेपर क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा, फिर इन सारे इस बुक के एंड में जो है आपको जो चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको इस बुक के एंड में दिखेंगे। इस बुक के एंड में आपको चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो हम एमसीक्यूज की भी साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे हैं कि सॉफ्ट में सेंड कर दूं, सॉफ्ट कॉपी में इसकी सेंड नहीं कर सकती, आपको जो है वो या तो एआरटीटी से या तो डिलीवरी के थ्रू आपको परचेज करनी पड़ेगी। अच्छा, बहरहाल ये मैं असल में यहाँ पे आपका वेबिनार का वो आ रहा है तो मैं डायरेक्ट उसको नीचे करके नहीं दिखा पा रही। ये आपके सारे चैप्टर के एमसीक्यूज एक जगह पे लास्ट में जो है वो मैंने इंक्लूड करे मैं। सही है, ये तो हो गया बुक के हवाले से जो आप लोगों ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि हमने बुक से तैयारी करनी है या स्टडी टेक्स्ट से। तो इसका तो ये आंसर ये कि ये आपके ऊपर है। स्टडी टेक्स्ट तो आप परचेज करोगे ही, लेकिन जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि उसमें आपको कितनी मुश्किल फेस करनी पड़ेगी। आप स्टूडेंट से भी नॉर्मली पूछोगे तो स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि उसकी लैंग्वेज जो है काफी मुश्किल है, तो उसमें मसला होगा। अच्छा, सॉफ्ट कॉपी मुस्तफा पॉसिबल नहीं है। सॉफ्ट कॉपी वैसे करनी क्या है, सॉफ्ट पीडीएफ से पढ़ने से अच्छा है कि आप जो है वो नॉर्मल उसको बुक की फॉर्म में पढ़ो। अच्छा, मैं बताती हूँ कितने मार्क्स के आते हैं। मैं बताती हूँ कि कितने मार्क्स का आता है आपका पेपर और कैसे आता है। मैं आपके पास अभी फिलहाल सबसे पहले अपना नंबर लिख रही हूँ। आपने इस नंबर पे अपने नाम के साथ मुझे मैसेज कर देना है, तो मैं आपको फिर बता दूंगी। आप मुझे बता दीजिएगा कि मिस मैं जो है वो बुक चाह रहा हूँ कि बुक की डिलीवरी करवाना चाह रहा हूँ, तो वो मैं आपको मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगी कि आप किस प्रोसीजर के थ्रू जो है वो बुक आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो मेरा नंबर नोट कर लो और इस पे मुझे अपने नाम के साथ मैसेज कर दो, और जो जो बुक ऑर्डर करवाना चाह रहे हैं वो मुझे साथ साथ मेंशन कर दें, तो मैं उनको प्रोसीजर जो है वो बता दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, जो स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे हैं कैफ 1 कैफ 2 पे जाना, कोई क्लैश नहीं आएगा इंशाल्लाह। कैफ 1 और कैफ 2 की क्लासेस का क्लैश नहीं आएगा। हुजैफा, स्टडी टेक्स्ट के बगैर बिल्कुल देखें, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मेरे पास जब पेपर क्लियर हुआ तो उनका मैसेज यही आया कि मिस आप कंप्लीटली आपके नोट से तैयारी करी थी, हमने स्टडी टेक्स्ट देखा ही नहीं था, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो स्टडी टेक्स्ट परचेज कर लें, उसको एक दफा रीड कर लें, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कंप्लीट मैंने अपने नोट्स में सब कुछ कवर किया हुआ है। क्विजेस बिल्कुल होंगे। मैं मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि मैं क्विजेस बहुत लेती हूँ। अभी रेगुलर में मैं 8 से 9 क्विजेस ले चुकी हूँ और अब रेगुलर वालों का मिड टर्म है,
तो क्विजेस तो इंशाल्लाह जरूर होंगे। चार्जेस आपकी बुक की जो है वो 475 हैं। इसका प्रोसीजर कैसे है ऑर्डर करने का, ये आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, अब तो कोई मजीद अभी फिलहाल क्वेश्चन नहीं है। पेपर में डिस्कस कर लूं आप लोगों के शायद मेरे पास मैसेजेस, आप लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ गए हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह क्लास के बाद आप लोगों को प्रोसीजर बता दूंगी कि आप लोग किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो बुक को ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, आप लोग के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मिस एमसीक्यूज बेस्ड होगा, थ्योरेटिकल होगा, पेपर कैसा आता है। तो अब हम इस पे आ जाते हैं कि आपका कैफ 2 का पेपर आता किस तरह है। देखिए, कैफ 2 के जो टोटल मार्क्स जो का जो पेपर आता है वो 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है। इसके दो सेक्शन होते हैं आपके पास, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी दो सेक्शन होते हैं आपके पेपर के। सेक्शन ए जो आपका होता है ना वो कंपलसरी होता है, ये कंपलसरी सेक्शन होता है। इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। अच्छा, आपके जो कैफ 2 है इस सब्जेक्ट की एक स्पेशलिटी ये है कि इसमें आपका जो है वो चॉइस आपके पास आ रही होती है सेक्शन बी में, जो कि आपके बाकी किसी सब्जेक्ट में आपको नहीं मिल रही होती। बिल्कुल, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। अच्छा, सेक्शन ये आपका कंपलसरी है, इसमें आपके पास 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें से आपके पास 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से आपके 4 क्वेश्चंस जो होते हैं, 4 क्वेश्चन जो आपके होते हैं, आज पता नहीं वन नोट को क्या हो गया है, 4 क्वेश्चंस आपके जो होते हैं वो आपके होते हैं माइक्रो पोर्शन से। माइक्रो इकोनॉमिक्स, और आपका जो फर्स्ट सेक्शन है कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी स्टार्टिंग के जो आपके 5 चैप्टर्स हैं उसमें से आपके ये 4 क्वेश्चंस निकल के आ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो आपका आ रहा होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। यानी यहां से आपके पास एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, अब जो अब पहली बात क्या पता चली कि सेक्शन ए में कंपलसरी होता है, इसमें आपके पास 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। इनमें से 4 क्वेश्चंस आपके आते हैं सेक्शन ए कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स और सेक्शन बी माइक्रो इकोनॉमिक्स में से। ठीक है, और ये जो टोटल मार्क्स जो इनके आपके पास बनते हैं वो बनते हैं 35 मार्क्स। तो 35 मार्क्स के आपके जो है वो क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस आपके होते हैं। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो अक्सर जो है वो एक क्वेश्चन ए बी सी पार्ट करके आपको दे रहा होता है, और मार्क्स की एलोकेशन भी वो अपनी मर्जी से, कभी वो 3 मार्क्स का आपको दे देता है, कभी 2 मार्क्स का, कभी 5 मार्क्स का, कभी 6 7 8, ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये आप उसकी मर्जी है कि वो आपको कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन दे रहा है, एक पार्ट दे रहा है। ठीक है, ये आपका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास आते हैं 15 मार्क्स के, सिर्फ 15 मार्क्स के आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे कैफ 2 में से, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके कंप्लीट सिलेबस में से आते हैं। मींस ये कि अगर किसी स्टूडेंट ने सिलेक्टिव स्टडी करी हुई है तो फिर उसके बाद उसके लिए एमसीक्यूज करना मसला हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट सिलेबस में से आ रहे होते हैं, कहीं से भी आपके पास एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तभी मैंने उसकी प्रैक्टिस के लिए अलग से बुक में जो है वो एक पोर्शन रखा है। तो सेक्शन ए में किसी को कोई कंफ्यूजन है, सेक्शन ए आपका टोटल होता है 50 मार्क्स का, जिसमें से 35 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये टोटल 35 मार्क्स के होते हैं, और बाकी 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आ रहे होते हैं जो ओवरऑल पूरे सिलेबस से आते हैं। फिर आपके पास जो सेक्शन बी है उसके भी मार्क्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो आपके 50 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन सेक्शन बी में एक एक्सेप्शनल केस है आपके सीए में कि सेक्शन बी में आपको चॉइस मिल रही होती है, और आपकी चॉइस ऐसी कि आपके पास 7 क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के, 7 क्वेश्चन 10, जिनमें से आपको करने 5 क्वेश्चंस होते हैं खाली, तो दो क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस होती है।
अच्छा, अब जरा अजान का ब्रेक ले लेते हैं शॉर्ट सा, उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ, जब तक आप लोग इसको नोट कर लें। नमाज ब्रेक तो नहीं, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद नमाज का टाइम होगा, लेकिन अजान ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा जी, सबा क्लास जो है वो हमारी आज 1 से 3 है, ठीक है। और फरवा ज़ैदी माइक्रो इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं? देखो बेसिकली आपका जो सेक्शन ए में जो 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो एक तो आपके फर्स्ट चैप्टर में से आ रहे होते हैं, जो कि आपका इंट्रोडक्शन फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। उसमें से कभी आते हैं, कभी आपके नहीं भी आते, जरूरी नहीं है, बट उसका वेटेज क्योंकि काफी कम है, 5 to 10 मार्क्स का है। बाकी जो आपके मेजर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में से ही आ रहे होते हैं। तो जो आपके बाकी जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं नॉर्मली, तो उसका वेटेज आप कह लो कि उसमें से नॉर्मली जो 35 मार्क्स का टोटल आपका जो है वो 4 क्वेश्चंस हैं, नॉर्मली जो 25 to 30 मार्क्स का जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन में से ही आ रहे होते हैं। जी फरताश, फुल कोर्स मैं ही पढ़ाऊंगी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि पेपर पैटर्न क्लियर हो गया सबको? ठीक है कि पेपर किस तरह आता है, कितने एमसीक्यूज हैं, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ पता चल गया। अच्छा, अब हम फौरन से जो है वो स्टार्ट करेंगे। नहीं, नेगेटिव मार्किंग इस तरह नहीं होती कोई, नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अच्छा, अब हम अपना कोर बस सेक्शन 1 जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जी अब्दुल रजाक, मैक्रो इकोनॉमिक्स और आपके इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग सिस्टम फाइनेंशियल मार्केट। एमन 50 मार्क्स है आपके पासिंग मार्क्स। बुक की प्राइस 475। मैं आई थिंक सारे क्वेश्चंस का आप जवाब दे चुकी हूँ आप लोगों के। तो आई नो कि आप जब फर्स्ट पहली दफा आप पढ़ते हो तो आपको काफी कंफ्यूजन होती है, इस वजह से मैंने सबसे पहले सोचा था कि आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
सेक्शन बी के चैप्टर्स बता दूं। अच्छा अब्दुल माजिद, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो इस बात की कि सेक्शन बी में कितने चैप्टर्स हैं क्या है। देखो ये जब आप अभी स्टार्ट करोगे ना, जब हम पढ़ रहे होंगे तो मैं साथ साथ बताती रहूंगी, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो याद करना जरूरी है, ठीक है। ये आपके अगर आप स्टडी टेक्स्ट से पढ़ोगे, स्टडी टेक्स्ट में भी पूरी आप लोग आपको डिटेल में लिखा हुआ होगा कि भाई सेक्शन बी में आपके कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। सेक्शन बी आपका बेसिकली जो रिमेनिंग आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये जो लास्ट के दो सेक्शन सी और सेक्शन डी हैं, इसमें से आपका पेपर का सेक्शन बी बन के निकल रहा होता है, ठीक है। और इसमें आपके लास्ट के जो 10 चैप्टर्स हैं, लास्ट के जो 10 चैप्टर्स हैं वो आपके इंक्लूड होते हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में और इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। और सेक्शन बी में आपके पास 7 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। जी, तो अगर हम अपने चैप्टर 1 की बात करें, हमारा फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो हम इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, इसके क्या ऑब्जेक्टिव था, उसकी क्या जो इम्पोर्टेंट और जो फेमस डेफिनेशंस हैं इकोनॉमिक्स की जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने दी, हम उनको जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सेक्शन बी में कौन सा चैप्टर आया था? सेक्शन बी में प्रियंकश कुमार, सेक्शन बी में लास्ट के 10 चैप्टर्स हैं आपके। जब आप चैप्टर्स की लिस्ट देखोगे तो लास्ट के जो आपके 10 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 6 to 15, वो उनमें से आपके क्वेश्चन निकल के आते हैं सेक्शन बी में। अच्छा जी, तो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है, अब आप छोड़ दो कि पेपर बाकी सारी चीजें, हाँ रिकॉर्डिंग में देख लेना, बाकी आप लोग सब रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी। अभी बस आप लोग जो है वो टॉपिक समझना स्टार्ट कर दो क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो इकोनॉमिक्स का वर्ड है ना, ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से जो है वो निकला था। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए बात बता रही हूँ। ग्रीक वर्ड से निकला था, जो कि आपका ग्रीक वर्ड था ओइकोनोमोस। ओइकोनोमोस का आपका मतलब था बेसिकली होम मैनेजमेंट। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी फैमिली के हेड होते हैं ना, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो उनको उनको पूरे घर को मैनेज करना होता है, ठीक है। और उनको कुछ आपको कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं? कि उनके पास जो इनकम होती है वो एक लिमिटेड इनकम होती है, और उस लिमिटेड इनकम से उनको अनलिमिटेड वांट्स जो हैं वो फुलफिल करनी होती हैं, जो फैमिली मेंबर्स की होती हैं। डिफरेंट आपके बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनको उस लिमिटेड इनकम में रहते हुए आपने जो है वो पूरा जो है वो करना होता है। तो अगर हम फैमिली को एज अ सोसाइटी जो है वो कंसिडर करें, तो हमें बिल्कुल ये बात समझ में आएगी कि ओवरऑल हमारी सोसाइटी में भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि हमारे बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं सोसाइटी के, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम उन वांट्स को, उन एक्सपेंडिचर्स को पूरा कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज लिमिटेड है। जैसे आप सोचो कि गवर्नमेंट जो है वो हर साल बजट बनाती है। क्यों बनाती है गवर्नमेंट हर साल बजट? क्यों वो उसका जितना जी चाहता है वो एजुकेशन में क्यों उतना स्पेंड नहीं करती? क्यों वो हेल्थ सेक्टर में अपनी मर्जी से स्पेंड नहीं कर रही होती है, जो जितना चाहती है वो स्पेंड कर दे? नहीं, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? बजट बनाना पड़ता है, उसको एलोकेट करना पड़ती है अपनी इनकम, कि भाई मैंने इतना जो है वो हेल्थ सेक्टर में लगाना है, मैंने इतना एजुकेशन सेक्टर में लगाना है, इतना डिफेंस सेक्टर में लगाना है। ये एलोकेशन गवर्नमेंट क्यों कर रही होती है? क्योंकि उसके पास एक कंस्ट्रेन होता है। क्या कंस्ट्रेन होता है जिसकी वजह से उसको बजट बनाना पड़ता है? लिमिटेड इनकम, लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते कि वो जितना मर्जी चाहे फंड्स जिस सेक्टर में लगा दे। उसको ये देखना पड़ता है कि कहाँ ज्यादा नीड है, मुझे किस सेक्टर में ज्यादा जो है मुझे स्पेंडिंग करनी है या स्पेंडिंग करनी चाहिए, वो वहां ज्यादा एलोकेट करती है बजट को। तो बेसिकली हम बजट क्यों बना रहे होते हैं? क्योंकि हमारे पास एक कंस्ट्रेन होता है, एक लिमिटेशन होती है। वो कंस्ट्रेन इकोनॉमिक्स में, वो कंस्ट्रेन एक आपका ऐसा कंस्ट्रेन है जिसकी वजह से आपका ये सब्जेक्ट बना। क्या कंस्ट्रेन है? स्केर्सिटी।
स्केर्सिटी मीन्स लिमिटेड, स्केर्सिटी मीन्स लिमिटेड। आप इसको कहते हो कि ये एक फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं अनलिमिटेड नहीं है, हर रिसोर्स की एक लिमिट है, हर रिसोर्स आपके पास लिमिटेड है। हमारे पास टाइम भी अनलिमिटेड नहीं है, हमारे पास 24 आवर्स है, हमारे पास करने को बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, लेकिन हम सब नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम अपने पास चॉइस बनाते हैं कि भाई कौन सा काम हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अभी आप इस टाइम क्लास ले रहे हो, इस टाइम आप बहुत सारे दूसरे काम कर सकते थे, आप फैमिली को टाइम दे सकते थे, आप जो है वो टीवी देख सकते थे, ठीक है, खाना खा सकते थे, सो सकते थे, आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज थी जो आप इस 2 आवर्स की क्लास के इंस्टेड आप इसके अलावा जो है कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने इस क्लास को लेना प्रेफर किया। क्यों? क्योंकि आपको लगता था कि इसका ज्यादा बेनिफिट है। तो आपको चॉइस मेकिंग बना करनी पड़ती है। चॉइस मेकिंग के बाद आप प्रेफरेंसेस अपने सेट करते हो कि आपके लिए क्या जो है वो ज्यादा जरूरी है। सही है। तो आपकी स्केर्सिटी बेसिकली वो कंस्ट्रेन है जिसकी वजह से आपका ये सब्जेक्ट बना। अच्छा, तो स्केर्सिटी हमें बताता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को हम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें अपने रिसोर्स को इफिशिएंटली यूज करना है, हमें ऐसी डिसीजन मेकिंग करनी है कि हम अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करें, ताकि हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। यहाँ एक बड़ा फेमस जो है वो आपका सेंटेंस आपने शायद सुना हो कि यहाँ इकोनॉमिक्स में जो है वो एक बोला जाता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इंसानी ख्वाहिशात आपकी लामहदूद है। भाई जिसके आप खुद देखो, आप अपने आप को ऑब्जर्व करो या आप किसी को देखो तो आप सोचते हो कि यार हमारे पास अगर बाइक होती है, जिसके पास उसकी ख्वाहिश होती है कि गाड़ी आ जाए, ठीक है, जिसके पास गाड़ी होती है वो अच्छी गाड़ी की ख्वाहिश कर रहा होता है। मीन्स ये ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होती, कभी ऐसा नहीं होता कि आप किसी बंदे से बोलो, वो बोले कि भाई बस मेरी जितनी इनकम है बस मुझे और नहीं चाहिए, या मुझे और मिल रही है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, आपकी कभी भी वांट्स एंड नहीं होती, आपकी अनलिमिटेड वांट्स, आपको जितना मिल जाए आप उसको आपको उससे ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन जो रिसोर्सेज जिनके थ्रू आप उन वांट्स को पूरा कर सकते हो वो लिमिटेड है। जैसे वो है ना गालिब का कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये बिल्कुल, ये लाइन बिल्कुल आपका वो शेड रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपकी जितनी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए, आपको फिर भी लगता है कि यार ये पूरी हो जाती ना तो बस बहुत अच्छा हो जाता। तो वो कभी आपकी ये चीज जो है वो कभी खत्म नहीं होती आपकी। अच्छा, अब देखो हम, ये तो एक शॉर्ट सा, बिल्कुल शॉर्ट सा एक इंट्रोडक्शन था कि नहीं नहीं पेपर में बिल्कुल शेर नहीं लिख सकते, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको एक ऐसी शेर बोल दिया। तो बेसिकली ये सिर्फ एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था इकोनॉमिक्स का। मैं बहुत बड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ, बट अभी तक इतना ठीक है कि आपकी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बना इस कंस्ट्रेन की वजह से है, जो कंस्ट्रेन है आपका स्केर्सिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है आपका कि आप किस तरह अपनी वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपनी वेलफेयर को अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी मैक्सिमम वांट्स को कितना कैसे जो है वो आप पूरा कर सकते हैं। ये उसका ऑब्जेक्टिव है कि आपको किस तरह डिसीजन मेकिंग करनी है, किस तरह चॉइस मेकिंग करनी है कि आप बेहतर से बेहतर जो है उसकी तरफ जा सको। नहीं नहीं ये लिखे नहीं, क्या हसान आदिल जो अभी मैं लिख रही हूँ, जो मैंने अभी अभी तक जो लिखा है वो लिख लो आप, उसका मैं पीडीएफ से सेंड कर दूंगी। उसका ये कि जब आप कभी पढ़ो तो आपके जहन में बात आए कि इंट्रोडक्शन जो है उसका क्या है। सबसे पहले तो मैं अब आप लोगों से जो है वो सिलेबस की तरफ, जो हम चैप्टर की तरफ आते हैं, तो हमारे पास 3 डेफिनेशन है हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक्स की। ठीक है, ये डेफिनेशंस पेपर पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इनमें से क्वेश्चन कभी निकल के नहीं आता, लेकिन ये कभी आए, अगर आ सकती हैं तो सिर्फ एमसीक्यूज में आ सकती हैं। ठीक है, तो हम इन डेफिनेशंस को शॉर्टली डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा फोकस, याद रखिएगा, ज्यादा उस पर रहेगा जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिस्कस हम सब करेंगे। तो डेफिनेशंस हम बात करने जा रहे हैं फेमस डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स की।
बिल्कुल फर्स्ट डेफिनेशन, बिल्कुल आपने श्रेय ने सही बोला, एडम स्मिथ की है हमारे पास। तो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हमारा फर्स्ट टॉपिक है। अच्छा जी, तो फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारे कोर्स का पार्ट है, उनका नाम था, जिन्होंने ये डेफिनेशन दी, एडम स्मिथ। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि एडम स्मिथ को हम क्या कहते हैं? इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी, उन कंट्रीब्यूशंस की वजह से जो है वो हम इनको एक हम इन्हें कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हम इन्हें कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नहीं परवा, जैसे अभी मैंने बोला कि ये आपके पेपर में नहीं आ रहे होते, लेकिन कभी कभी वो डेफिनेशन में आपसे पूछ सकता है, डेफिनेशन मेंशन करके या कोई पॉइंट मेंशन करके ये किसने एक्सप्लेन करा था, इस तरह के एमसीक्यूज में आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन इसका बनना जो है वो आपका तकरीबन जो है वो नामुमकिन है कि इसमें से क्वेश्चन बनकर आए। अच्छा, मेन मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख रही हूँ कि इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, वो इन्होंने बुक लिखी थी, इसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए आपको, क्योंकि थोड़ा बड़ा नाम है इसका, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक इन्होंने लिखी थी 1776 में। तो आप लोगों ने याद करी हुई है इनकी डेफिनेशन क्या? अच्छा, ये इन्होंने अपनी बुक लिखी थी बेसिकली एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, जो इसका जो नाम जो बोला जाता है वो शॉर्टली वेल्थ ऑफ नेशंस कहा जाता है। 1776 में इन्होंने ये बुक लिखी थी, और अपनी इस बुक में जो इन्होंने डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की, उन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। अच्छा, कंप्लीट डेफिनेशन मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, लेकिन आपका ये स्टडी टेक्स्ट में भी मेंशन है और बुक में भी मेरी मेंशन है। इकोनॉमिक्स उन्होंने बोला था, जो मेन इस डेफिनेशन का जो की पॉइंट था, उन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। कि हम स्टडी वेल्थ के बारे में जो हम जितनी भी स्टडी कर रहे होते हैं, वो उन्होंने उसको इकोनॉमिक्स का नाम दे दिया था। हम वेल्थ कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब कुछ इकोनॉमिक्स की जो आपका बेसिकली जो पैसे से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड आपका जो भी काम था, वो सारा आपका इस डेफिनेशन के मुताबिक इकोनॉमिक्स में आ गया। अच्छा, अब मसला ये हुआ कि इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि वेल्थ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी ओवरऑल इकोनॉमी में मेजर प्रॉब्लम्स देखो, या आप अपनी ही मेजर प्रॉब्लम्स देखो, तो बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स वेल्थ से रिलेट करती हैं कि भाई पैसा हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन तो वेल्थ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जो उस वक्त जो एरा था ना, जो बेसिकली जिस एरा में उन्होंने ये डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करी, जो डेफिनेशन प्रेजेंट करी, तो उस एरा के लोग जो है वो उनके थॉट्स बड़े रिलीजियस थे, बड़े उनके सेंटिमेंट्स जो है वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स आप उनके बहुत स्ट्रांग थे, मेटीरियलिस्टिक नहीं थे उस वक्त के लोग। तो जब आपने ये डेफिनेशन रिप्रेजेंट करी, तो वहां के जो लोग थे उन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म किया एडम स्मिथ के ऊपर कि भाई आपने एक ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया है जो कि वेल्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है, तो इससे तो बहुत एक आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे। कि आप हर वक्त जब किसी को वेल्थ के बारे में पढ़ाते रहोगे कि भाई वेल्थ जो है वो इस तरह आप प्रोड्यूस करते हैं, वेल्थ हर वक्त अगर आप वेल्थ वेल्थ करते रहोगे, तो उस बंदे के जहन में, उस इंडिविजुअल्स के जहन में एक ही चीज रहेगी कि पैसा। अब वो ये नहीं सोचेगा कि ये मैं किस तरह हासिल कर रहा हूँ, वो सिर्फ वेल्थ के बारे में सोचेगा, तो एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर। तो और सेकंड उन्होंने बात बोली, वहां उस वक्त के लोगों ने जो क्रिटिसाइज किया एडम स्मिथ को, उन्होंने बोला कि भाई आपने वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आपने खत्म कर दिया। मीन्स ये कि जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो हमें उसके बदले में कोई पैसा नहीं मिल रहा होता। हम किसी की हेल्प किस लिए करते हैं कि भाई हमें हमें नेकी मिलेगी, हम एक नेकी कमा रहे हैं, ठीक है, हम उसके बदले में कोई पैसे की लालच नहीं होती।
लेकिन आप ये तो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। भाई एक बंदा जिसके लिए आप वेल्थ को इतना इंपॉर्टेंट कर दोगे, वो किसी की कोई मदद ही नहीं करेगा कि भाई इसके बदले में मुझे कौन सा पैसा मिल रहा है। तो ह्यूमन वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आपने खत्म कर दिया, आपने वेल्थ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। तो इस तरह के बहुत सारे जो है वो क्रिटिसिज्म जो है वो एडम स्मिथ को फेस करना पड़ा उस वक्त के लोगों पे, कि भाई आपने ह्यूमन वेलफेयर को छोड़ के वेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस दे दी। जो उस वक्त जो उन पे क्रिटिसिज्म हुआ, उसके पॉइंट्स भी अपने पास नोट कर लें। उन्होंने बोला कि भाई ग्रीड और सेल्फिनेस का जो है वो आप टीच कर रहे हो इस सब्जेक्ट के थ्रू। स्मिथ की डेफिनेशन के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ, वो फर्स्ट इस बेस पर हुआ कि बहुत नैरो और इनएक्यूरेट डेफिनेशन है। अब्दुल माजिद वो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम इतना कोई नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि तो शॉर्टली जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन वो ज्यादा फाइनेंशियल का पार्ट है। तो फर्स्ट तो ये क्रिटिसाइज किया गया कि एक बहुत नैरो डेफिनेशन है आपकी, जो सिर्फ एक ही चीज पे बेस कर रही है, वेल्थ के ऊपर, इनएक्यूरेट डेफिनेशन है। सेकंड भाई उन्होंने बोला कि इसने ह्यूमन वेलफेयर को टोटली इग्नोर कर दिया। तो अब आप किसी के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचोगे, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के ऊपर होगा। थर्ड जो क्रिटिसाइज किया गया, वो क्रिटिसाइज किया गया इस बेसिस पर कि इन्होंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है स्केर्सिटी एंड चॉइस का। अच्छा अभी हमने स्केर्सिटी को शॉर्टली तो डिस्कस किया है, अभी मैं आगे जाके इसको और ज्यादा जो है वो डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो अभी सिर्फ आप इसको सिर्फ इतना समझेंगे, बस इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जो कि आपके जो थर्ड हम डेफिनेशन पढ़ेंगे जिन्होंने प्रेजेंट करी थी वो डेफिनेशन, उसमें हम इसका जो है वो मजीद डिटेल में जाएंगे। तो इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्केर्सिटी और चॉइस का जो है वो इग्नोर कर दिया। तो ये तीन मेन जो है वो क्रिटिसिज्म जो है वो फेस करना पड़ा था एडम स्मिथ को, जब उन्होंने अपनी ये डेफिनेशन जो है वो पेश करी थी। और उनकी करिश थी, जाहिर सी बात है कि उन्होंने ऐसे एरा में जब लोगों के इतने रिलीजियस थॉट्स थे, तो उन्होंने इस तरह की डेफिनेशन जो है वो दी। अच्छा उसके बाद ये आप लोगों को नोट करना है। वैसे सब कुछ आपका बुक में गिवन है, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट नोट करना चाहता है, कोई लिख रहा है, तो मुझे बता दे, वरना फिर मैं सेकंड डेफिनेशन की तरफ आती हूँ। डन, ओके। अच्छा जो अब आपकी सेकंड डेफिनेशन जो आई, वो सेकंड डेफिनेशन आपकी जिन्होंने दी उनका नाम था एल्फ्रेड मार्शल। बिल्कुल ठीक मुस्तफा, एल्फ्रेड मार्शल। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को शॉर्टली बता रही हूँ, आप लोगों ने अभी इस पॉइंट पे याद नहीं होगी इतनी जल्दी इतनी सारी बातें, लेकिन अपने जहन में रखनी है। इकोनॉमिक्स में ना कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स की में कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कुछ आपके ऐसे थॉट्स हैं जिन जो कुछ इकोनॉमिस्ट ने अपने कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो पेश करे, ठीक है। जिन लोगों ने उसको फॉलो किया, वो उसके फॉलोअर्स बने और उनका एक अलग स्कूल ऑफ थॉट बन गया। फिर कोई दूसरे इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने बोला कि नहीं ये ऐसा नहीं है, इसको इस तरह करना ज्यादा बेहतर है, इस प्रॉब्लम की ये सोल्यूशन जो है वो निकाली जाए तो ज्यादा बेहतर है, इसके लिए ये पॉलिसी यूज करनी चाहिए। उनके कुछ फॉलोअर्स बन गए, वो एक अलग स्कूल ऑफ थॉट बन गया। अच्छा इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक आपकी थ्योरी आएगी तो वो दूसरी थ्योरी को कैंसल आउट कर देगी कंप्लीटली, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो थ्योरीज आती रहती हैं वो सब्जेक्ट में उसका एक न्यू एडिशन होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि प्रीवियस थ्योरी सारी जो है वो आपकी फेल हो जाए उस थ्योरी के आने के बाद, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि एक जगह पे पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। कभी एक रास्ता ज्यादा बेहतर होता है जाने का, कभी दूसरा रास्ता ज्यादा बेहतर होता है। एक रास्ते में बड़ा ट्रैफिक है भाई,
दूसरा रास्ता अभी जाना ज्यादा बेहतर है। सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बात समझा रही हूँ मैं कि एक ही जगह पे जाने के डिफरेंट जो है वो मेथड्स होते हैं, हो सकते हैं एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। किसी वक्त कोई एक सोल्यूशन ज्यादा बेहतर काम कर सकता है दूसरे सोल्यूशन के मुकाबले में। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स के डिफरेंट सॉल्यूशंस बताए। कुछ ने बोला कि नहीं ये सॉल्यूशन ज्यादा बेहतर है, कुछ ने बोला ये सॉल्यूशन ज्यादा बेहतर है। तो वो दोनों सॉल्यूशंस ऐड हो गए आपकी इकोनॉमिक्स में। ऐसा नहीं हुआ कि एक के सॉल्यूशन ने दूसरों को कैंसिल कर दिया, फेल कर दिया। तो बेसिकली आपके इकोनॉमिक्स में जो है वो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। जो एडम स्मिथ थे, जिनको आप फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, इनका जिस स्कूल ऑफ थॉट से ये जो बिलोंग करते थे, वो आप उन्हें कहते हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। आगे जाके आप इनकी जितनी भी आप थ्योरीज पढ़ोगे, जहां पे भी आप नाम देखोगे भाई ये क्लासिकल थ्योरी है या ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने रिप्रेजेंट करी है ये थ्योरी, तो आपको फौरन जहन में आना चाहिए कि ये या तो एडम स्मिथ की थ्योरी होगी या फिर एडम स्मिथ के जो फॉलोअर्स थे, जिन्होंने एडम स्मिथ की थ्योरीज को फॉलो किया और बोला कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है और उसमें न्यू एडिशन करी थ्योरीज में, ये वो होंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो एल्फ्रेड मार्शल थे, इनका जिस स्कूल ऑफ थॉट से ये बिलोंग करते थे वो थे न्यो क्लासिकल। न्यो क्लासिकल जो है ये उससे जो है वो बिलोंग करते थे, ये उनके स्कूल ऑफ थॉट का नाम था। ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा याद रखना है, ये सिर्फ आप सिंपली अपने जहन में बस एक बात रखो कि ये बात आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, आपका जो इन्होंने बुक लिखी थी, वो इन्होंने लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। 1819 में इन्होंने ये प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स अपनी बुक लिखी थी, जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है वो दी थी हमें। अच्छा, अब एल्फ्रेड को पता था कि भाई कि एडम स्मिथ ने ये वेल्थ की एक डेफिनेशन दी थी और उन्होंने इकोनॉमिक्स को टोटली जो है वो वेल्थ का कॉन्सेप्ट बोल दिया था कि वेल्थ की स्टडी है ये। तो उन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, तो वो ये ऑलरेडी देख चुके थे। अब उन्होंने, अब आप ये कहो कि उनकी चालाकी थी या जो भी थी, उन्होंने बेसिकली उसी बात को थोड़ा सा आप कह लो कि घुमा के बात बोली। ठीक है। लेकिन बात उनकी जो बैक एंड पे जो फोर्स थी वो वेल्थ ही थी, लेकिन उन्होंने कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंस थी, जो फोकस किया, वो वेल्थ पे नहीं किया। अच्छा, अब उनकी क्या डेफिनेशन थी? उन्होंने बोला, पहला पॉइंट तो उनका उनकी डेफिनेशन का ये था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड in the ordinary business of life. Yes, focus on material welfare, exactly. पहले तो उन्होंने ये बोला कि भाई हम इकोनॉमिक्स में बेसिकली जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो ऑर्डिनरी जो उनकी लाइफ है उनके बारे में स्टडी करते हैं। उनको हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग किस तरह करते हैं, कैसे वो अपनी इनकम को स्पेंड करते हैं, कैसे जो है वो इनकम अर्न करते हैं, क्या उनके सोर्सेज है। मीन्स ये कि ओवरऑल इंडिविजुअल्स के बारे में स्टडी करना, मैनकाइंड के बारे में स्टडी करना, ये हमारा इकोनॉमिक्स का जो है वो एक इसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं एक आम इंसान की जिंदगी के बारे में। ठीक है। उसके इश्यूज के बारे में, उसके क्या इश्यूज हैं और उन इश्यूज को कैसे डील करता है, ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होते हैं। सेकंड, जो उन्होंने मेन जो डेफिनेशन का पार्ट था वो उन्होंने बोला कि वो किस तरह, वो इंडिविजुअल्स किस तरह मटेरियल गुड्स को या मटेरियल रिक्विजिट्स को यूज करते हैं, अटेन करते हैं फॉर वेल बीइंग। अच्छा, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब उन्होंने जो वेल्थ को उन्होंने वो इंपॉर्टेंस बता दी। देखें आप यहाँ पे कहीं भी आपको वेल्थ का वर्ड नहीं दिखेगा, उन्होंने मटेरियल वेलफेयर पे फोकस किया। मटेरियल वेलफेयर का मतलब ये है कि जब हम कोई भी चीज परचेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने जो है वो जाके गुलाम का कोई सूट परचेज करा या कोई भी नॉर्मल सूट परचेज करा, या हमने कोई वॉच ली, हमने वो पहनी, या हमने कुछ कंज्यूम किया फूड वगैरह, कोई भी हम चीज परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, चीजों को खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उससे आपकी वेलबींग बढ़ती है, उससे आपको अच्छा फील होता है, एक सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही होती है, उसे आप वेलफेयर कहते हैं, वेलबींग कहते हैं।
तो जब हम कोई मटेरियल, कोई आपके कोई भी मटेरियल, आपके जो सारे आइटम जो कि बेसिकली टेंजिबल आइटम्स हैं, ठीक है, वो सारे गुड्स आपके टेंजिबल गुड्स बेसिकली, जब आप उनको यूज करते हो तो आपकी वेलफेयर और वेलबींग इंक्रीज होती है। तो उन्होंने बोला कि बेसिकली उनका फोकस ये था कि हम एक तो मैनकाइंड की पूरी लाइफ जो है उसकी स्टडी करते हैं, दूसरा ये कि वो लोग किस तरह अपनी वेलफेयर और वेलबींग को इंक्रीज करते हैं मटेरियल गुड्स के थ्रू। अच्छा, अब कोशिश तो इनकी यही थी कि वो फोकस जो है वो अपना वेल्थ से ट्रांसफर कर दे वेलबींग पे। फोकस उनका ये हो कि भाई हम सोसाइटी किस तरह जो है वो बेनिफिट हासिल कर रही होती है मटेरियल गुड्स के थ्रू, मटेरियल रिक्विजिट्स के थ्रू किस तरह वो अपना वेलबींग और वेलफेयर इंक्रीज कर रही होती है। लेकिन क्रिटिसिज्म से ये भी नहीं बच सके। इन पे क्या क्रिटिसाइज किया गया, इन पे ये क्रिटिसाइज किया गया कि भाई आपने नॉन मटेरियल गुड्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। नॉन मटेरियल गुड्स कौन से होते हैं? जो आपकी इंटेंजिबल आइटम, जैसे हम सर्विसेज कह रहे होते हैं। भाई इंडिविजुअल्स के लिए क्या सिर्फ गुड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो टेंजिबल आइटम्स इंपॉर्टेंट होती हैं, सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑफ कोर्स सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट होती हैं कि भाई आपको टीचर खाली अपने नोट्स प्रोवाइड कर दे, मैं आपको खाली अपनी बुक दे दूं और मैं आपको बोलूं कि भाई आप जो है वो बस इसके ये से तैयारी कर ले, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मेरी बुक के साथ साथ जो है वो मेरी जो है वो टीचिंग भी मेरे एक आपको गाइडेंस भी चाहिए, ठीक है। मैं आप उसके बगैर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगी। तो ना सिर्फ आपको टेंजिबल उसकी लेक्चर्स बिल्कुल चाहिए आपको, तो ना सिर्फ आपको गुड्स की जरूरत है बल्कि आपको सर्विसेज की भी जरूरत है। इसी तरह डॉक्टर की, डॉक्टर खाली मेडिसिन जो है वो आपको, आप डॉक्टर की मेडिसिन ले लो, आपको ये ना पता हो कि कब कौन सी कितनी मेडिसिन लेनी है, कंसल्टेंसी के बगैर डॉक्टर के आप नहीं जो है वो मेडिसिन यूज कर सकते। तो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज में आपकी सारी ये सर्विसेज आ जाती हैं, आपकी टीचर्स की सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, ठीक है, मेडिकल वगैरह सर्विसेज, वो सारी आपकी सर्विसेज का आ जाती है। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेसिकली मटेरियल गुड्स पे जो है वो उन्होंने अपना फोकस रखा कि लोग मटेरियल गुड्स के यूज से, मटेरियल गुड्स के थ्रू किस तरह अपनी वेलफेयर और वेलबींग को इंक्रीज करते हैं, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो उन्होंने इन मटेरियल गुड्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, जो उनका मेजर रीजन बना जिसकी वजह से उन पर क्रिटिसाइज किया गया उनको। अच्छा, अजहर रजा, फर्स्ट डेफिनेशन कौन सी कह रहे हो आप, एडम स्मिथ की या इनकी डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं आप? एल्फ्रेड की डेफिनेशन का आप फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं। एल्फ्रेड की डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम इकोनॉमिक्स में जो एक आम इंसान की जिंदगी के बारे में जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं कि उसको क्या इश्यूज फेस करने को मिलते हैं, क्या लिमिटेशन उसके पास होती है, क्या कंस्ट्रेंट जो है उसको फेस करना पड़ता है उसको, और वो उन कंस्ट्रेंट से को कैसे ओवरकम करता है, कैसे उन प्रॉब्लम्स से जो है वो डील करता है, कैसे उन इश्यूज से डील करता है, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होते हैं। और सेकंड पॉइंट ये था कि वो किस तरह सोसाइटी जो है वो मटेरियल गुड्स के थ्रू अपनी वेलबींग को इंक्रीज करती है, और उसके लिए मटेरियल गुड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं कि उनके थ्रू उसकी वेलबींग और वेलफेयर इंक्रीज हो रही होती है। तो बेसिकली उन्होंने अपना जो फोकस है वो वेल्थ से कन्वर्ट करके, ट्रांसफर करके वेलफेयर पे कर दिया। लेकिन अच्छा, अब आप यहाँ पे लिखें कि इन पे किन पॉइंट्स, कौन से ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से इनको भी क्रिटिसाइज किया गया। रिंकुश कुमार, देखो, ये कोई एक पॉइंट नहीं है जिसके बेसिस पर मैं यहाँ पे ये बता सकूं कि किस वजह से इन दोनों का आपस में क्या डिफरेंस है। ये बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनमें इनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जिनकी वजह से ये आपके डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट बन गए। अच्छा, मार्शल की डेफिनेशन पे जो क्रिटिसिज्म हुआ वो फर्स्ट पार्ट तो ये था कि उन्होंने नॉन मटेरियल गुड्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। सेकंड, उन्हें बोला गया कि भाई बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं, ठीक है, जो कि आपकी वेलफेयर को प्रमोट नहीं कर रही होती। यानी फॉर एग्जाम्पल कि भाई अगर कोई
आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई हार्मफुल प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम कर रहे हो, हार्मफुल प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रहे हो, तो उससे आपकी वेलफेयर नहीं इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो आप हर एक्टिविटी को ये नहीं कह सकते कि वो वेलफेयर को प्रमोट कर रही होती है। तो मैनी एक्टिविटीज डू नॉट प्रमोट वेलफेयर। तो आपने उसको क्लियरली अपनी डेफिनेशन में ये नहीं लिखा कि कौन सी एक्टिविटीज आपकी ऐसी हैं जो कि प्रमोट करती हैं वेलफेयर को, आपने सिंपली एक डेफिनेशन दे दी। तो वो एक बहुत अनक्लियर डेफिनेशन है आपकी, जो कि क्लियर नहीं है, क्लियरली नहीं बता रही कि भाई आप कहना क्या चाह रहे हो, या आप किस तरह वेलबींग इंक्रीज करते हैं इंडिविजुअल्स मटेरियल गुड्स के थ्रू। आपकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा जो है वो अनक्लियर है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो फेस करना पड़ा था आपके मार्शल को जब उन्होंने ये डेफिनेशन दी, ठीक है। अच्छा, इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है, सब क्लियर है, आगे चलें। चलो, अब जो हमारे पास थर्ड डेफिनेशन है, जो कि आपकी मोस्ट फेमस डेफिनेशन है और मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है, वो जिन्होंने दी थी उनका नाम था आपका एग्जैक्टली मुस्तफा। आपने सब पहले से रीड कर, अच्छा ये एक बड़ी अच्छी बात है। मुस्तफा की इस बात से मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आई, जो मैंने सोचा हुआ था कि आप लोगों को मैं ये बात बोलूंगी। मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, जो फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उन्हें कोशिश करनी चाहिए। ये मॉडर्न स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स से जो है वो इनका ताल्लुक है, बिलोंग करते हैं मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। और इन्होंने जो अपनी बुक दी थी, ये उनकी बुक थी नेम एंड नेचर, सॉरी, इकोनॉमिक साइंस, 1931 में इन्होंने दी थी। आईकैब स्टडी टेक्स्ट सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल और बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबल है, बल्कि मैं स्टडी टेक्स्ट की सॉफ्ट कॉपी तो आप लोगों को पीडीएफ सेंड भी कर दूंगी इंशाल्लाह, जब आप लोगों का ग्रुप बनाऊंगी तो, ठीक है। तो अगर कोई परचेज नहीं करना चाहता उससे स्टडी टेक्स्ट को, तो बिल्कुल परचेज ना करे। आपको जो है वो सिंपली उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो आप उसमें उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। अच्छा, जो एक बात जो मैंने ये डेफिनेशन समझाने से पहले जो आप लोगों से मैं करना चाह रही थी, वो ये कि देखो, जब आप एक चीज, बड़ी एक इफेक्टिव मेथड है, अगर आप इसको करते हो तो उसको आपको इससे बड़ी हेल्प मिलेगी कि आपको, जैसे आज मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट्स करवाए और मैंने बोला कि भाई रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जो आपके हैं इसके आगे से वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब आप नेक्स्ट क्लास से पहले अगर आप मैक्सिमम 10 मिनट्स में दे देते हैं, आप एक नजर पढ़ लेते हैं कि भाई मैम ने आज ये कॉन्सेप्ट हमें करवाने हैं, एक दफा उसको रीड कर लो, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें से ये बात समझ में नहीं आ रही, ये समझ में नहीं आ रही, ये समझ में आ रहा है। तो उससे क्या होगा कि जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को पहले से आपके जहन में वो कॉन्सेप्ट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ब्लैंक होकर हो, क्या भाई ए टू जेड मुझे कुछ भी नहीं पता, और बिल्कुल आप बिल्कुल ए से स्टार्ट करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ये वाली चीज नहीं होगी, आपको किसी हद तक कुछ बातें समझ में आई भी होगी, तब जब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छा जो है वो समझ में आएगा, क्योंकि आपको काफी बातें खुद से भी समझ में आ चुकी होंगी। तो ये जरूर एक तो ये करना स्टार्ट करो। ये मैं कुछ आप लोगों को भी जो है वो कुछ आपको असाइनमेंट्स वगैरह या थोड़ा सा मैं आप लोगों को काम दूंगी कि भाई आपने ये, अब मेरी रिकॉर्डिंग या जो भी, अगर हमें टाइम की शॉर्टेज हमें फेस करनी पड़ी कि भाई आप ये देखो, ठीक है, फिर हम इस कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसको जो जो प्रॉब्लम होगी तो वो कंप्लीट दोबारा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा हुआ होगा आपके जहन में जो भी सवाल होंगे कि भाई इस कॉन्सेप्ट के हवाले से ये चीज क्लियर नहीं है, वो आप मुझसे ड्यूरिंग क्लास पूछ लोगे, वो मैं साथ साथ सबकी क्लियर करती रहूंगी। तो हमें अपनी ऐसी मेथड सोचना है जो हमारा एफिशिएंट और टाइम सेविंग मेथड हो, कि टाइमली हमारा कोर्स भी कवर हो जाए और हमारे कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर हो।
ठीक है। तो मैं साथ साथ आप लोगों को खास तौर पे आपके वो कॉन्सेप्ट जो कि आपके इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनमें बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन की जरूरत नहीं है, वो फिर मैं आपको टारगेट देती रहूंगी कि भाई इस तरह आप कवर करो और फिर मुझसे क्वेश्चन पूछो जो समझ में नहीं आता। बहरहाल जो हमारी थर्ड डेफिनेशन है, जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है, वो मैं डेफिनेशन आपके सामने पूरी लिखती हूँ और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। देखो एलिशा, फास्ट ट्रैक का कोर्स आपका 2 मंथ्स कोर्स होता है, तो वो 2 मंथ्स में ही एंड होता है, आपके पेपर से थोड़ा पहले ही आपका एंड होगा, क्योंकि 15 चैप्टर्स हैं, कोर्स बहुत आपका बड़ा कोर्स है। लेकिन बहरहाल जितनी जल्दी कोर्स कवर हो सका उतना इंशाल्लाह करेंगे हम। मिलकर ही, जाहिर सी बात है, खाली मेरी एफर्ट से कुछ नहीं होगा, हम लोग मिलकर जो है वो एफर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा एफिशिएंटली जो है वो काम होगा हमारा। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन गिवन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है। अच्छा, अब देखो सबसे पहली लाइन थोड़ी सी ये तो समझ में आ रहा है कि इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ठीक है। ये डेफिनेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि आप जब आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको खुद आइडिया होगा इस बात का कि हम ह्यूमन बिहेवियर को बड़ा स्टडी कर रहे होते हैं, कि इन सर्कमस्टांसेस में ह्यूमन कैसे डिसीजन मेकिंग करता है, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो करने की कोशिश करता है। तो ह्यूमन बिहेवियर को आप टोटली स्टडी कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स में। अच्छा, उसके बाद जो रिमेनिंग उनकी डेफिनेशन थी उसमें उन्होंने एक बात बोली कि एज रिलेशनशिप बिटवीन गिवन एंड्स, एंड्स का मतलब आप यहाँ पे ले लो वांट्स, गिवन एंड्स एंड स्केयर्स मींस, स्केयर्स हमें पता है लिमिटेड मतलब है, विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। बेसिकली उन्होंने बोला कि हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में कि वो किस तरह अपनी जो उसकी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको किस तरह जो है वो पूरा कर रहा होता है अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से, उन लिमिटेड रिसोर्सेज है जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। स्केर्स रिसोर्सेज, स्केर्स मींस व्हिच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। मतलब क्या है कि देखो एक लैंड है, ठीक है, वो भी रिसोर्स है। उस लैंड पे स्कूल भी बन सकता है, उस लैंड पे जो है वो आपका कोई स्पोर्ट क्लब भी बन सकता है, उस लैंड पे कॉलेज भी बन सकता है, उस लैंड पे हॉस्पिटल भी बन सकता है। उस लैंड के, उस रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, लेकिन हम उस लैंड पे सब कुछ तो नहीं बना सकते। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई हमें इस पे स्कूल बनाना है, हमें इस पे स्पोर्ट्स क्लब बनाना है, हमें इस पे जो है वो क्या जो बनाना चाहते हैं हम, उस लैंड के बहुत सारे यूसेस हैं लेकिन हम सब कुछ नहीं बना सकते। इसी तरह हमारे टाइम एक रिसोर्स है, उसके बहुत सारे यूसेस हैं, लेकिन हम एक ही वक्त में सब कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे मनी के बहुत सारे रिसोर्सेज यूसेस हैं। हम अपने हम मेरे पास अगर 1000 रुपए हैं, मैं उन 1000 रुपए से बहुत सारी चीजें करना चाहती हूँ लेकिन मैं सब कुछ नहीं कर सकती। तो जो हमारे पास बेसिकली जो इंडिविजुअल्स के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है, लेकिन वो उनसे जाहिर सी वजह से सब कुछ नहीं कर सकता, इसी वजह से इंडिविजुअल्स को चॉइस बनानी पड़ती है, उसको उनको अपनी प्रेफरेंसेस सेट करनी पड़ती हैं कि भाई मेरी नंबर 1 प्रेफरेंस जो है वो इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेना है, इस वक्त नंबर 1 प्रेफरेंस मेरा इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेना है। सेकंड प्रेफरेंस में मेरी है स्लीपिंग, मैं हमेशा इसको सेकंड पे रखती हूँ। हो सकता है आपकी सेकंड प्रेफरेंस कोई दूसरी हो, कि आप अगर ये ना लेते तो आप इसके बजाय आपका सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा होता, वो आपके लिए होता कोई।
तो बेसिकली हमारे कुछ हमें चॉइस बनानी पड़ती है और फिर हम सोचते हैं कि सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें किससे मिलेगा, सबसे ज्यादा फायदा हमारा किसको करने में है, और उसके बेस पर हम डिसीजन लेते हैं कि भाई इसमें सबसे ज्यादा फायदा है, हमने ये वाला काम करना है इस टाइम में, और कुछ नहीं करना। तो इसी तरह इंसान जो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी मैक्सिमम वांट्स को जो है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि अपनी वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। अब देखो, अब मैं एक सवाल पूछूं कि भाई गवर्नमेंट के पास लिमिटेड फंड्स हैं, गवर्नमेंट के पास दो चॉइसेस हैं, या तो गवर्नमेंट उस जो लिमिटेड फंड्स हैं उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने पे लगा दे, या तो गवर्नमेंट उनके थ्रू जो है वो कार्स जो है वो बनाए, लग्जरी कार्स प्रोड्यूस करे। लिमिटेड फंड्स है, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को अपने फंड्स कहाँ एलोकेट करने चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने में या लग्जरी कार्स को प्रोड्यूस करने में? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने में सब मुझे जवाब दे रहे हैं। ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा कि गवर्नमेंट को अपने लिमिटेड फंड्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने में लगाने चाहिए? व्हाई नॉट लग्जरी कार्स? ऐसा क्यों स्टूडेंट्स को लगता है? हम्म, किस सोच के तहत आप लोगों ने एग्जैक्टली exactly, जैसे वलीद ने बोला लग्जरी कार ज्यादा लोग नहीं लेंगे, तो हमने देखो, हमने क्या सोचना है कि हमारे पास बस यही सारी डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी, बस इसी पॉइंट से, इसी एग्जांपल से। हमारे पास जो है वो लिमिटेड फंड्स हैं, हमारे पास लिमिटेड फंड्स हैं, हमने उस लिमिटेड फंड्स को ऐसे यूज करना है कि उससे मैक्सिमम एडवांटेज हासिल कर सकें। तो गवर्नमेंट क्या सोचती है, गवर्नमेंट सोचती है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, अपनी कंट्री के में जितने भी लोग हैं उनकी वेलफेयर को ओवरऑल मैक्सिमाइज करना। अगर गवर्नमेंट कार्स की तरफ जाएगी, लग्जरी कार्स की तरफ, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन को उससे फायदा होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने की तरफ जाएगी तो उससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को अपने कम फायदा नहीं करवाना, अपने लिमिटेड फंड्स को ऐसी जगह एलोकेट नहीं करना जिससे कम फायदा हो, अपने लिमिटेड फंड्स को ऐसी जगह यूज करना है जहां ज्यादा लोगों का फायदा हो, जहां ज्यादा लोगों की वेलफेयर जो है वो इंक्रीज हो, तो इसलिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएगी। इसी तरह एक सिंगल इंडिविजुअल अपनी वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो वो ये सोचता है कि मैंने अपने फंड्स, अपनी इनकम, अपना टाइम मैंने कहाँ एलोकेट करना है, किन एक्टिविटीज पे एलोकेट करना है जहां मैं मैक्सिमम फायदा उठा सकूं, जहां मुझे मेरा मैक्सिमम वेलफेयर मेरा जो है वो मुझे हासिल हो। मैं अपने टाइम को ऐसी जगह पे नहीं लगाऊंगा जहां मुझे जो है वो कम फायदा हो रहा हो, क्योंकि मेरा टाइम अनलिमिटेड नहीं है, मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता हूँ। तो बिल्कुल यही वाली बात है जो आपकी बेसिकली इकोनॉमिक्स का आप कह लो कि एक मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि अपनी वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, और अगर हम ओवरऑल बात करें तो सोसाइटी के वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। अच्छा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये बिल्कुल मोहम्मद अली, आप लोगों ने पता नहीं कहाँ कहीं कहीं ये थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट कहीं कहीं आप लोगों ने पढ़े हुए, वो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर 5 में, तो आप लोगों को पता चलेगा कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम ऐसे जंप नहीं मारेंगे कॉन्सेप्ट पे, वो एक सीक्वेंस जो की तरह जो है वो चलेंगे। अच्छा, तो हमने अभी तक अपनी 3 डेफिनेशंस जो हैं वो इकोनॉमिक्स की डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है एक बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं जो पूछे जाते हैं, जो इसी कंस्ट्रेंट की वजह से अराइज होते हैं। कौन से कंस्ट्रेंट की वजह से? स्कैर्सिटी की वजह से। अच्छा, क्या जन्नत में इकोनॉमिक्स होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां रिसोर्सेज आपके लिमिटेड नहीं है, वहां पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो बस यही रीजन है कि आपकी जहां लिमिटेशन आ जाती है वहां आपकी इकोनॉमिक्स आ जाती है। अच्छा, फरवा जैदी कॉपी कर लें, कॉपी कर लें, बिल्कुल कर लें। नहीं, इनकी क्रिटिसिज्म इन पे कुछ इतना ऐसा नहीं हुआ था, इनकी जो है वो काफी डेफिनेशन जो है वो फेमस डेफिनेशन है। तो जिन स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज नहीं करा, आप लोग मुझे जितना जल्दी हो सके मैसेज कर दो। अच्छा, जो पब्लिक ग्रुप तो आपका फास्ट ट्रैक का बना हुआ ही है,
लेकिन उस पब्लिक ग्रुप में फिलहाल मैं PDF सेंड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन मैं अपना एक अलग ग्रुप बनाती हूँ, जो स्टूडेंट्स आप लोग जैसे जैसे रजिस्टर्ड होते रहोगे मैं उस ग्रुप में आप लोगों को जो है वो ऐड करती रहूंगी, क्योंकि पब्लिक ग्रुप में आपके रेगुलर के स्टूडेंट्स भी हैं, बस ऐसे ही काफी सारे स्टूडेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो जो डिसीजन जब ले लोगे आप लोग बिल्कुल कंफर्म कि हमने फास्ट ट्रैक में को उठाना है, तो फिर मैं एक अलग से ग्रुप बना लूंगी कुछ दिनों में आप लोगों का। जी, बुक में सब कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बुक में कवर ना हो, ठीक है। नई कॉपी करना जरूरी नहीं है, कोई अगर मैं कोई एग्जाम्पल वगैरह दे रही हूँ कोई एक्स्ट्रा, तो वो एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो अपने पास ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। देखो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे मैं आप लोगों को लेक्चर के बीच में काफी टिप्स वगैरह देती रहूंगी जो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। देखो जब भी मैं कोई आप लोगों को एग्जाम्पल दूं ना, तो जो भी आपके लिए आप इंग्लिश में उर्दू में जैसे आप चाहें अपने पास रजिस्टर में उसको नोट डाउन कर लें, उसको नोट डाउन कर दें कि भाई इस टॉपिक पे ये जो है वो एग्जांपल दी थी, या ड्यूरिंग क्लास अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो आफ्टर क्लास आपने 5 से 10 मिनट उस लेक्चर को रिवाइज करना है, और फिर जो कुछ आपको समझ में आया वो अपने ओन वर्ड्स में उसको लिख लो, ताकि जब भी लेक्चर को पढ़ो, जब भी कोई पॉइंट याद ना आए तो अपने आपने लेक्चर खोला तो आपको सब याद आ जाएगा कि अच्छा ये पढ़ाया गया था। तो ये एक बड़ा आपके लिए यूजफुल रहेगा। दूसरा ये कि अब एक रजिस्टर या जो भी कोई पोर्शन बनाना, जो जैसा जो करना चाहता है वो बना लो अपने पास पास्ट पेपर क्वेश्चंस का। ये मतलब डेफिनेटली सबने करना है, ये किसी खास स्टूडेंट के लिए नहीं है, एक दो स्टूडेंट नहीं, ये सबने करना है। आपने अपने पास एक पोर्शन या अपना कंप्लीट कोई आपने स्पेस रखनी है पास्ट पेपर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की। हम ड्यूरिंग क्लास डिस्कस करते रहेंगे कि भाई इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आया है, इतने मार्क्स का आया है, इसका आंसर आपने इस तरह करना है, या मैं सजेस्टेड सॉल्यूशन आप लोगों को सेंड कर दिया करूंगी, आप लोग उसके थ्रू देख लिया करोगे कि भाई ये इस तरह से जो है वो आपने इस सवाल का आंसर करना है, ठीक है। या मेजर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं हम वो भी डिस्कस करते रहेंगे। तो वो आपने एक पोर्शन अपना एक अलग रखना है जिसमें आप पास्ट पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि याद रखना ये सब कुछ इकोनॉमिक्स में यही है कि अगर आपने पास्ट पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो आप लोगों का खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि क्योंकि पास्ट पेपर आपके क्वेश्चंस काफी रिपीट हो रहे होते हैं। नोट बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन पास्ट पेपर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपने बनाने हैं, ठीक है। एग्जैक्टली जैसे जैसे आप रजिस्टर्ड होते रहोगे आप लोगों को एक आईडी पासवर्ड वगैरह मिल जाया करेगा, और पोर्टल पे ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड होंगे, आप कभी भी जब भी चाहो इजीली एक्सेस होगा आपके पास उनका, ठीक है। अच्छा, तो बैक टू द टॉपिक, बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे। बेसिकली ये तीन फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं जो आपके बड़े फेमस क्वेश्चंस हैं, जो हर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को पता होते हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये अराइज होते हैं स्केर्सिटी की प्रॉब्लम की वजह से। तो हम बेसिक ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस। इकरा, क्योंकि देखो आज फर्स्ट क्लास है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट डेमो ले रहे हो, कुछ स्टूडेंट ने अभी डिसीजन नहीं लिया हो कि भाई हमने अकाउंटिंग लेनी है या इकोनॉमिक्स या दोनों लेने हैं। तो जब डिसाइड कर लेंगे आप लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो फिर मैं एक ग्रुप बना दूंगी, ठीक है ना। लेकिन अभी जो आप लोगों का पब्लिक ग्रुप है मैं उस पर PDF जो है वो शेयर कर लूंगी आप लोगों से। पब्लिक ग्रुप में तो आई थिंक सब हो गए। देखो सलीम, हर सब्जेक्ट के कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप एक बिल्कुल जनरल डेफिनेशन यूज करोगे तो ऐसा सही नहीं है, ठीक है। अब आप मेडिकल के बैकग्राउंड से हो तो आप मेडिकल में आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, बायोलॉजी हो या जो भी सब्जेक्ट हो, आप उसकी उसकी टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट होती हैं। इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है। तो आप इकोनॉमिक्स में अगर एक जनरल डेफिनेशन वर्डिंग्स यूज करोगे जो आप नॉर्मली यूज करते हो तो वो आपकी सही नहीं रहेंगी। आपने इकोनॉमिक्स की ही वर्डिंग्स यूज करनी है। वो मसले की बात नहीं, जब आप रीड करोगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा इस बात का। ठीक है, अच्छा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आता है इकोनॉमिक व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये तीन आपके बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस इन्हें कहा जाता है। अच्छा, अब इनके आंसर वेरी करते हैं। हर सोसाइटी डिफरेंट तरह से इन क्वेश्चंस को जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही होती है,
ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एक मेन आंसर्स की बात करूं कि क्या इन ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस में हम डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। हमें पास क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमें क्या टी प्रोड्यूस करनी चाहिए, कॉफी प्रोड्यूस करनी चाहिए, हम डिफरेंट डिफरेंट गुड्स पे जो है वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन मेनली जो इसमें आपके पास क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि हमें क्या, शुड वी प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स, should we produce capital goods or consumer goods? क्या हमें कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए? अच्छा, अब इनका डिफरेंस क्या है? इकोनॉमिक्स में आप कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं और कंज्यूमर गुड्स किसे कहते हैं? तो मैं एक डेफिनेशन लिख लेती हूँ इनकी आपके पास, ताकि आपको क्लियर हो जाए। थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अदर गुड्स। अच्छा, थिंग्स दैट आर यूज टू मेक अदर गुड्स, वो सारी चीजें जिनके थ्रू आप अदर गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे होते हो, उसको आप कैपिटल गुड कहते हो। अच्छा, अब यहाँ पे आप अदर गुड्स एंड सर्विसेज भी कर सकते हैं, बिल्कुल। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप मशीनरी है, मशीनरी के थ्रू आप फर्दर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, मशीनरी आपकी कैपिटल गुड में आएगी। टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, इनके थ्रू आप अदर गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हो, ये आपके कैपिटल गुड्स में आ गए। अच्छा, आप कोई गुड के यूज पे डिपेंड करता है कि आप उसको यूज किस तरह कर रहे हो। आप हो सकता है आप उस गुड के थ्रू जो है उसका यूज कर रहे हो, उसको प्रोड्यूस करने में अदर गुड और सर्विस, तो वो आपका कैपिटल गुड बन जाएगा। और वो आपका कंज्यूमर गुड बन सकता है अगर आप उसको पर्सनल यूज के लिए जो है वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टली उसको यूज कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप अभी मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। इस लैपटॉप को जो मैं यूज कर रही हूँ अभी, वो क्या किस काम के लिए यूज कर रही हूँ? सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ मैं अपनी टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ इस लैपटॉप के थ्रू। तो ये लैपटॉप क्या है मेरे लिए? अभी कैपिटल गुड्स है। अगर कोई लैपटॉप परचेज करता है अपनी पर्सनल सिंपली एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, तो वो आपका कैपिटल गुड नहीं कहलाएगा। अगर आप उससे कोई फर्दर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो वो कैपिटल गुड आपका नहीं कहलाएगा। तो कैपिटल गुड्स आपके वो सारे गुड्स होते हैं जिनके थ्रू आप अदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, तो आपकी कंज्यूमर गुड किसे कहते हैं? द फाइनल प्रोडक्ट that is purchased directly by the consumer, like food, clothing, appliances, जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर परचेज कर रहे होते हैं फाइनल प्रोडक्ट, जैसे कि आपके फूड, क्लोथिंग, अप्लायंसेस हो गए। आपके कैपिटल गुड्स नॉर्मली प्रोड्यूसर जो है वो परचेज करते हैं और उसके थ्रू जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे होते हैं वो कंज्यूमर परचेज कर रहे होते हैं। लेकिन वो सारी फाइनल प्रोडक्ट जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर परचेज करते हैं वो आपकी कंज्यूमर गुड में आती हैं, जैसे कि आपकी फूड हो गया, क्लोथिंग हो गई, अप्लायंसेस वगैरह हो गए। इनके थ्रू आप अदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, आप डायरेक्टली उनको यूज कर रहे होते हो, तो वो आपके कंज्यूमर गुड में आ जाएंगे। तो ये यूज पे डिपेंड करता है कि आप अगर पर्सनली सिंपल अपने लिए यूज कर रहे हो, फाइनल प्रोडक्ट आपने परचेज करी और आप सिंपल यूज कर रहे हो उसको अपने लिए, आपकी कंज्यूमर गुड है। अगर आप उसके थ्रू कोई अदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपकी कैपिटल गुड की कैटेगरी में आ जाएगी। रेगुलर वाले फास्ट ट्रैक की क्लास कैसे लेंगे जब ये ग्रुप खत्म हो जाएगा? मैं समझी नहीं फरवा आपकी बात, कौन सा ग्रुप खत्म हो जाएगा? तो
हर कंट्री के पास ये एक क्वेश्चन आता है कि भाई हमें क्या कंज्यूमर गुड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या हमें कैपिटल गुड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप जो है वो कंज्यूमर गुड पे फोकस करते हैं, आप कंज्यूमर गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आपकी फाइनल कंजम्पशन तो अभी की करंट कंजम्पशन तो इंक्रीज हो जाएगी, करंटली तो लोगों की कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन फ्यूचर में अगर आपने आज कैपिटल गुड्स परचेज प्रोड्यूस नहीं करे, तो फ्यूचर में आप जो है वो कैसे प्रोडक्शन करोगे और कैसे कंजम्पशन होगी। या आज अगर आपने सिर्फ कैपिटल गुड प्रोड्यूस करे, तो आज अगर आपने फंड ज्यादा कैपिटल गुड्स पे लगा दिए, तो कंज्यूमर गुड पे आपके फंड्स जो है वो कम लगेंगे, कंज्यूमर गुड आपके अभी जो है वो कम प्रोड्यूस होंगे, फ्यूचर में ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो मीन्स ये आपकी एक ट्रेड ऑफ होता है करंट कंजम्पशन का और फ्यूचर कंजम्पशन का। तो इसमें हर सोसाइटी डिफरेंट तरह से इसको आंसर कर रही होती है कि हमें कितने कंज्यूमर गुड और कितने कैपिटल गुड जो है वो प्रोड्यूस करने हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में पहला सवाल तो यह आ सकता है कि शुड वी मेक कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड, या फिर हमारे पास आ सकता है कि शुड मोर एग्री इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये भी एक सवाल है कि हमें एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि वो हमारी बेसिक नीड को जो है वो पूरा कर रहा है, या हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये भी एक अलग क्वेश्चन है। तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में। अच्छा, अभी लिंक आते हैं फास्ट ट्रैक वाले ग्रुप पे, तो वो तो कोई मसला नहीं है। फास्ट मैं जब अपना ग्रुप बनाऊंगी फास्ट ट्रैक का जिसमें सारे आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो गए, तो मैं वहां पे लिंक शेयर कर दिया करूंगी। और ये तो स्टार्ट में है, हो रहा है कि आपसे पब्लिकली जो है वो लिंक शेयर किया जा रहा है, ये कुछ टाइम तक होगा खाली। उसके बाद तो डायरेक्ट जब आपको पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा, तो वो वहां पर डायरेक्टली जो है वो अपलोड होगा, आपको सिर्फ क्लास स्टार्ट करनी होगी। तो वो प्रोसीजर आपका चेंज हो जाएगा अभी कुछ दिनों में। सब फिजिकल ही हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल हो। किसी ऐप से रजिस्टर होते हैं तो वो किस में आएगा मींस कंज्यूमर? मैं बिल्कुल आलियान, आपका सवाल बहुत ज्यादा जो है वो अनक्लियर सवाल है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए किसी ऐप से अगर रजिस्टर होते हैं तो उसमें कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड की बात कहाँ से आ गई? आंसर स्ट्रक्चर आपने कैसे करना है वो मैं गाइड करूंगी इंशाल्लाह। जब भी कोई ऐसा टॉपिक आएगा जिससे रिलेटेड कोई सवाल आ चुका होगा, तो वो मैं बताऊंगी कि आपने किस तरह सवाल का आंसर करना है। मैं दे दूंगी इंशाल्लाह, थोड़ा जल्दी क्लास ऑफ कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारे पास पहला सवाल ये आ गया, हाउ टू प्रोड्यूस। अच्छा, सेकंड सवाल आता है कि हमें, अच्छा हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। सब कुछ तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते, लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई अपने कितने रिसोर्सेज कहाँ एलोकेट करने हैं। सेकंड सवाल आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में जो मेजर कंसर्न हमारे पास आता है वो ये कि क्या हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करनी चाहिए या हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। कैपिटल इंटेंसिव मेथड और लेबर इंटेंसिव मेथड का मतलब ये नहीं है कि कैपिटल इंटेंसिव मेथड में आप कंप्लीटली जो है वो सिर्फ कैपिटल गुड्स के थ्रू जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हो, मशीनरी वगैरह के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई भी लेबर यूज नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। कैपिटल इंटेंसिव मीन्स कि जो रेशो होगा आपका लेबर और कैपिटल का, वो उसमें कैपिटल आपका ज्यादा होगा, यानी ज्यादा प्रोडक्शन जो आपकी थ्रू मशीनरीज वगैरह हो रही होगी, कैपिटल गुड्स के थ्रू हो रही होगी, लेबर्स आप कम यूज कर रहे होगे। लेबर इंटेंसिव मेथड मींस के कैपिटल यूज तो होगा बट प्रोपोर्शनेटली आपका जो लेबर जो आप यूज कर रहे होगे वो ज्यादा यूज कर रहे होगे कैपिटल के मुकाबले में। तो अब सवाल ये आता है कि प्रोड्यूस कैसे करना है, क्या हमें लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करना है या कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज करना है। अब इसके आंसर भी डिफरेंट सोसाइटीज डिफरेंट तरह से कर रही होती हैं। अब पहले तो डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्स कौन सा ज्यादा अवेलेबल है। जैसे हमारी हम पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें या चाइना वगैरह की बात करें, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे लेबर बहुत अवेलेबल है, तो हमारे पास लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हम जैसी कंट्रीज कहलाती हैं लेबर अबंडेंट कंट्रीज, जहाँ पे लेबर बहुत ज्यादा है। तो जो चीज आपके पास अबंडेंसी में होती है उस चीज की प्राइसेस आपकी लो हो जाती है। जहाँ पे लेबर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल होंगे, सप्लाई हर कोई जो है वो जाहिर सी बात है जॉब करना चाह रहा है, अपनी सर्विसेज सप्लाई करना चाह रहा है, तो वेज रेट वहां पे कम होगा।
यही रीजन है कि आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह, इंटरनेशनल जो कंपनीज वगैरह है, वो आपकी ऐसी कंट्रीज में आके प्रोडक्शन करने की तरफ आती हैं क्योंकि यहाँ पे उनको लेबर चीप मिल रहा होता है। तो अगर पहला कंसर्न आप इस तरह सोच सकते हो कि भाई यहाँ पे लेबर ज्यादा अवेलेबल है, लेबर चीप है, लेबर के थ्रू प्रोडक्शन कर लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें पता है कि जो परफेक्शन और जो प्रोडक्टिविटी आपकी मशीनरीज वगैरह दे सकती हैं, उतनी ज्यादा परफेक्शन शायद आपको लेबर से ना मिल सके। इतना जल्दी काम जो आपकी मशीनरीज कर रही होती हैं और एफिशिएंटली कर रही होती हैं, उतना जल्दी कोई लेबर ना कर सकता हो। तो प्रोडक्टिविटी को आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आपको अपनी कॉस्ट को कम रखना है। तो फिर यानी आप अगर अपनी प्रोडक्टिविटी आप ज्यादा चाहते हैं, एफिशिएंट मेथड चाहते हैं, तो आपको कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जाना चाहिए। तो ये डिफरेंट सोसाइटीज में सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है वो किस तरह इन क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करती हैं। हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट ये सोचे कि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर हम कैपिटल इंटेंसिव मेथड की तरफ जाते हैं तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज्यादा है, लोग तो अनएम्प्लॉय रह जाएंगे अगर हम मशीनरीज वगैरह को यूज करेंगे प्रोडक्शन में। तो ये डिफरेंट कंसर्न्स होती हैं जिनकी वजह से सोसाइटीज डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्स करती हैं। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्रोडक्टिविटी में आपकी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही इंक्लूड होती हैं कि आप कितना, जैसे फॉर एग्जांपल 1 मिनट में आप कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, या 1 आवर में आप कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, ये भी आता है, और कितनी कितनी अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस कर रहे हो, कितना परफेक्शन है उसमें, दोनों चीजें आ जाएंगी। अच्छा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, थर्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, प्रोड्यूस किसके लिए करना है। अब ये भी हर सोसाइटी डिफरेंट तरह, क्या सिर्फ उनके लिए प्रोड्यूस करना है जिनके पास पैसे हैं, जो रिच क्लास है, जिनके पास पैसे हैं, जिनकी परचेजिंग पावर है, सिर्फ उनके लिए प्रोड्यूस करना है, या सबके लिए प्रोड्यूस करना है, कोशिश करनी है कि हर किसी के पास अवेलेबिलिटी हो, क्या सिर्फ उसके लिए प्रोड्यूस करना है जो अपनी एफर्ट्स दे रहे हैं, या उनके लिए भी प्रोड्यूस करना है जो अपनी इतनी एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं, हार्ड वर्किंग इतने नहीं है। तो ये डिफरेंट तरह से ना आपके पास सवाल आ रहा होता है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, इस रिस्पॉन्स भी सोसाइटीज डिफरेंट तरह से कर रही होती हैं। तो वो बेसिकली ये आपके पास 3 इकोनॉमिक क्वेश्चंस आते हैं, और आप खुद सोचो कि अगर आपके पास लिमिटेशन ना हो, अगर आपके पास ये कंस्ट्रेंट ना हो लिमिटेड रिसोर्सेज का, तो आप कभी भी ये सवाल नहीं पूछोगे कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस। भाई आप जो भी प्रोड्यूस करना चाहो आप प्रोड्यूस करो, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ना ये सवाल आएगा हाउ टू प्रोड्यूस, भाई कोई भी मेथड यूज करो, कोई मसले की बात नहीं है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, सबके लिए प्रोड्यूस करो, ठीक है, लेकिन आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो आपको लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से जो है वो उन कंस्ट्रेंट की वजह से आपके सामने ये सवाल आता है। अच्छा, क्वालिटी वाला पॉइंट वलीद, मैंने सिंपल एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा था कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या मतलब है, कि क्वालिटी इंक्लूड होती है क्वांटिटी, तो मैंने दोनों ही इंक्लूड होती है उसमें, प्रोडक्टिविटी के टर्म में मैं समझा रही थी, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका हो गया कि बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन नॉर्मली इसमें से नहीं आ रहा होता आपके पास, लेकिन अगर इसमें से सवाल आए तो नोट्स में, नोट्स के थ्रू अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपने इसको किस तरह आंसर करना है, तो देखें, मैं साथ साथ गाइड भी करती रहती हूँ। देखें, एडम स्मिथ की डेफिनेशन, उसके क्रिटिसिज्म यहाँ पे सब लिखा हुआ है, फिर एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन, उसका क्रिटिसिज्म, फिर आपके रॉबिन्स की डेफिनेशन, और उस पे क्या रॉबिन्स की डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है। फिर ये बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं तो आपने उसको किस तरह एक्सप्लेन करना है। आप इतना कुछ तो नहीं लिख सकते जो लेक्चर में एक टीचर आपको समझा रहा होता है, वो तो आपको समझाने के लिए जो है वो इतना एक्सप्लेन करता है, तो आपने कितना लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको कितना लिखना है, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या लिखना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस में आपने क्या लिखना है। तो वो ये आपके नोट्स फिर इस तरह आपको हेल्पफुल रहेंगे कि आपने एग्जाम में जो है वो लिखना कितना है और कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अपना पेज 6 बेसिकली अभी पढ़ा है। सो लास्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है बेसिकली हमारा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का। बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, आज बस हम यही डिस्कस करेंगे। पहली क्लास में थोड़ा सा जो है वो हम कम रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हमारी क्लास ड्यूरेशन भी जो है वो 2 आवर्स की नहीं होगी, मोर देन 2 आवर्स की होगी, और हम मैक्सिमम जो है वो कवर करेंगे।
बिल्कुल, जितना नोट्स में है उससे ज्यादा जो है वो आपने कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। नोट्स में लिखा ही उतना गया है जो एग्जाम में आपको जितना लिखना है, उसी चीज को देखते हुए, इसी वजह से तो अगर आप इस तरह टेक्स्ट से पढ़ोगी तो आपको बहुत एक्स्ट्रा डिटेल भी दिखेगी। तो फिर वहां आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे कितना लिखना है और कितना नहीं लिखना, यहाँ आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर हम नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें, ये भी एक सिंपल आपका टॉपिक है जो आपका पेपर पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें से कोई सवाल आपके पास नहीं बन के आ रहा होता, लेकिन क्योंकि बेस आप लोगों की बनाना वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो स्टूडेंट पहली दफा पढ़ रहे हैं उनको पता होनी चाहिए ये सारी बेसिक बातें। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इज इकोनॉमिक्स साइंस और आर्ट्स? क्या इकोनॉमिक्स आपकी साइंस है या आर्ट्स है? जैसे हर सब्जेक्ट को हम डिफरेंट कैटेगरी में डालते हैं ना कि भाई ये सब्जेक्ट आपका साइंस का सब्जेक्ट है या ये सब्जेक्ट जो है वो हमारा आर्ट्स का सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक्स क्या साइंस है या आर्ट है? अच्छा, अब लिखने में क्योंकि ज्यादा टाइम जाता है तो मैं डायरेक्ट इसको नोट से ही आपको पढ़ा देती हूँ। तो देखें, फर्स्ट अच्छा, रिंकज कुमार, देखो आप अपने खुद से आंसर्स अगर लिखना चाहते हो तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, या आप डिपेंड करके मैं जब आप लोगों के क्विज़ेस चेक करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों की ड्राफ्टिंग कैसी है, आप लोग किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स की ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो फिर मैं उनको बोल देती हूँ कि ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, आप खुद अपने ओन वर्ड्स यूज करो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन जब वो लिखते हैं तो वो क्लियर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या जो पॉइंट्स कवर करने चाहिए वो उन पॉइंट्स को कवर नहीं कर रहे होते। फिर उनको मैं बोलती हूँ कि आप नोट्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, कि नोट्स में किस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है उसको फॉलो करो ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स आपकी साइंस है या आर्ट है? इकोनॉमिक्स जो मेथडोलॉजी के लिहाज से अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स को हम कह रहे होते हैं साइंस। कैसे कह रहे होते हैं साइंस? कि इकोनॉमिक्स साइंस में हम करते क्या है, साइंस में आप जो है वो फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, फिर एक जनरल प्रिंसिपल जो है वो आप पेश कर रहे होते हैं। जनरल थ्योरीज आपके पास साइंस की आ रही होती हैं, वो ऑब्जर्वेशन के बाद, डाटा कलेक्शन के बाद एक कंप्लीट उसकी एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है नॉलेज और फैक्ट्स की, जिसके बाद आपके पास जो है वो एक थ्योरी निकल के आती है। इकोनॉमिक्स में भी बिल्कुल इसी तरह होता है। मैथडोलॉजी इकोनॉमिक्स की बिल्कुल ऐसी है कि आप जो है वो एक ऑब्जर्वेशन, एक जनरल ऑब्जर्वेशन के बाद आप डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा से आप उस बात को वेरीफाई करते हैं कि हाँ बिल्कुल, जिसको आप एम्पेरिकल स्टडी कह रहे होते हैं, आप उसको वेरीफाई करते हैं डाटा से, और उसके बाद आप कोई थ्योरी पेश कर रहे होते हैं। अच्छा, अब देखो, जैसे कि इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है जो हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड की, लॉ ऑफ सप्लाई की। जिसने इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ा हुआ शायद उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई का, बहुत आपकी बेसिक और आपकी फेमस थ्योरीज है। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये कहती है कि भाई आपकी प्राइस और डिमांड का आपस में जो है वो नेगेटिव रिलेशन है, कि जब प्राइसेस आपकी इंक्रीज होती हैं तो आपकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, ये वो चीज है जो डाटा से, ऑब्जर्वेशन से हमें नजर भी आती है कि बिल्कुल हाँ ऐसा होता है कि जब प्राइसेस आपकी किसी चीज की इंक्रीज होती हैं तो हम उसकी डिमांड को कम कर देते हैं। ठीक है, प्राइसेस जब किसी चीज की इंक्रीज होती है तो हम उसकी डिमांड को कम कर देते हैं क्योंकि हमारी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। तो ये थ्योरी जो है वो इकोनॉमिक्स में निकल के आ गई, एक डाटा कलेक्शन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक थ्योरी निकल के आती है। तो इसी तरह डिफरेंट थ्योरीज हम जो है वो इकोनॉमिक्स में जो है वो स्टडी करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैथडोलॉजी के लिहाज से तो ये साइंस की तरह आपकी बिल्कुल बिहेव कर रही होती है। लेकिन एप्लीकेशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसकी एप्लीकेशन आर्ट्स की जो है, एक आर्ट्स है, मतलब इसकी एप्लीकेशन वाइज आपका इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट्स का सब्जेक्ट है, क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रही होती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की हर थ्योरी डिपेंड करती है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। ह्यूमन बिहेव किस तरह करते हैं, मुझे बताओ कि क्या ह्यूमन बिहेवियर आपका प्रिडिक्टेबल है?
क्या आपको आप 100% बता सकते हो कि इस सिचुएशन में इंडिविजुअल्स यही बिहेव करेंगे, ऐसा ही बिहेव करेंगे? आप कभी भी नहीं बता सकते। ह्यूमन बिहेवियर आपका अनप्रिडिक्टेबल है बिल्कुल। तो अगर आपकी इकोनॉमिक्स की, क्योंकि इकोनॉमिक्स स्टडी ह्यूमन बिहेवियर की है और इकोनॉमिक्स बेस ही थ्योरी सारी ह्यूमन बिहेवियर पे बेस होती हैं, तो थ्योरीज 100% कभी करेक्ट नहीं हो सकती। आप बहुत सारी आप थ्योरीज में देखोगे एक्सेप्शनल केसेस, कि ये एक्सेप्शंस हैं इस थ्योरी के, ये लिमिटेशंस हैं। अगर ऐसा ऐसा हुआ, इसी वजह से आप हर थ्योरी में अजम्पशंस बनाओगे कि भाई अगर ये अजम्पशंस होल्ड करेंगी तभी ये थ्योरी आपकी जो है वो प्रॉपर जो है वो अपना जो उसकी एप्लीकेशन है वो दिखाएगी। अगर ये थ्योरीज आपकी, अगर ये अजम्पशंस होल्ड नहीं करती तो भाई आपकी थ्योरी फेल हो जाएगी। क्योंकि 100% आप कभी नहीं बता सकते, कि कभी आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है। तो आप परफेक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते इकोनॉमिक्स में। तो हम कहते हैं कि मेथडोलॉजी के लिहाज से जो है वो इकोनॉमिक्स आपकी साइंस की तरह बिहेव करती है, बट एप्लीकेशन के लिहाज से जो है वो इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट्स का सब्जेक्ट है। अच्छा, अब जब हम उसको फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अच्छा ये साइंस भी है और आर्ट भी है, लेकिन अगर ये साइंस है तो ये कौन सी साइंस है? क्या ये पॉजिटिव साइंस है या ये नॉर्मेटिव साइंस है? किसी किसी स्टूडेंट को पता है कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का क्या डिफरेंस है? किसी स्टूडेंट्स को पता है कि पॉजिटिव नॉर्मेटिव, कभी किसी ने पढ़ा है? इज इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस? पॉजिटिव इज बेस्ड ऑन फैक्चुअल, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। देखो अभी जो मैं लिखवा रही हूँ ना, वो थोड़ी सी मैं एग्जांपल्स लिखवाऊंगी, तो वो आप लिख लो अपने पास। अच्छा, अब देखो अगर हम पॉजिटिव साइंस की बात करें तो पॉजिटिव साइंस का मतलब है कि अगर हम उसको वर्ड्स में लिखें तो वो आप कहते हैं व्हाट इज करंटली, क्या सिचुएशन है इकोनॉमिक की, रिलेट करती है करंट सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी पे या क्या चल रहा है, व्हाट इज। लेकिन नॉर्मेटिव आपकी बताती है कि व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी। दूसरा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनका, वो ये कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आपकी होती है उनको आप टेस्ट कर सकते हो, उनको आप प्रूव कर सकते हो कि ये सही स्टेटमेंट है या नहीं है। जी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। लेकिन आपकी जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली ओपिनियन बेस होती हैं, तो उनको आप टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का ओपिनियन जो है वो डिफरेंट होता है। अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि इसकी एग्जांपल में कौन कौन, फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन सी नॉर्मेटिव और कौन सी पॉजिटिव साइंस की जो है वो एग्जांपल है। बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, आप मुझे बताओ कि ये स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई है कि पाकिस्तान इज द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। मुझे बताओ कौन सी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? बिल्कुल सही ने, सबने बिल्कुल सही जवाब दिया। इट मींस का सबको समझ में आ गया। ठीक है, क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं? अगर आपसे कोई बोलता है कि पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट कंट्री, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास पूरा डाटा अवेलेबल है इसका, और पॉपुलेशन का डाटा अवेलेबल है, जिसके बेस पर जो है वो हमने ये स्टेटमेंट जो है वो दी कि पाकिस्तान जो 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। अच्छा, सेकंड, अगर कोई ये बोले कि भाई फ्री एजुकेशन शुड बी गिवन टू पुअर, अब ये ओपिनियन है भाई, हर किसी का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। कोई बोले कि भाई पुअर को जो है फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, कोई बोले किसी का व्यू है कि भाई नहीं प्राइमरी तक फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, किसी का हो कि सेकेंडरी तक फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, कंप्लीट फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। हर किसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, ये ओपिनियन है हर किसी का, और इसको आप टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपकी टेस्ट नहीं की जा सकती ये स्टेटमेंट। अच्छा, फिर इसी तरह स्टेटमेंट हो कि रेट ऑफ पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, अगेन आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट कि आप डाटा के थ्रू ये आप
इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि ये आपकी ट्रू है या फिर आपकी फॉल्स है, कि पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे या नहीं हो रही है। ठीक है, फर्स्ट देखो मुस्तफा, अच्छा मुस्तफा का सवाल ये है कि विल वी बी अलाउड टू ओपन अवर माइक। देखो डिपेंड करता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है और वो मुझसे सिंपल कह दे कि मिस आप मुझे अनम्यूट कर दें, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगी। मैं सबके एक साथ माइक जो है वो नहीं जो है वो उनको अनम्यूट करूंगी, क्योंकि फिर सबकी डिफरेंट डिफरेंट आवाजें आ रही होंगी, बहुत सारी डिस्टर्बेंस होगी। बट अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, मुझसे सिंपली बोले कि मिस मैं मुझे अनम्यूट कर दे, मैं अनम्यूट कर दूंगी। तो आप जो सवाल पूछना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत दफा ऐसा होता है कि आपने बहुत बड़े क्वेश्चन कोई पूछना होता है तो वो टाइप करने में आपको मसला हो रहा होता है, तो आप बिल्कुल आप मुझसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एक आप लोगों को अंदाजा हो गया। इसी तरह कोई बोले कि भाई टैक्स जो है वो पाकिस्तान के वो लो होने चाहिए, बहुत ज्यादा हाई है, अगेन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है आपकी, ये उसकी ओपिनियन, उसका ओपिनियन ऐसा है कि भाई पाकिस्तान में टैक्सेस बहुत ज्यादा है, ये वो समझता है। ठीक है, हो सकता है कोई बोले नहीं बिल्कुल ठीक है, ऐसे इतने ही होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट ओपिनियन बेस्ड है आपका नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का डिफरेंस आई थिंक सबको जो है वो क्लियर हो गया। तो इकोनॉमिक्स आपकी पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। आप इकोनॉमिक्स में ये भी पढ़ते हैं कि बेसिकली क्या करंट सिचुएशन है इकोनॉमी की, इकोनॉमी में आपकी जो है वो कौन से इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स है, ये सब भी आपको पढ़ रहे होते हैं। और फिर जब आप पॉलिसी ऑप्शंस पढ़ते हैं तो आप पॉलिसी ऑप्शंस में ये भी पढ़ रहे होते हैं कि भाई इस इशू को सही करने के लिए ये करना चाहिए, उसके डिफरेंट ओपिनियंस है हमारे पास, कि पॉवर्टी को खत्म करने के लिए जो है वो आपका ये फर्स्ट पॉलिसी ये है कि इसको ये काम करना चाहिए, ट्रांसफर पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को इशू करनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए, टैक्सेस कम करने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस है। ठीक है, तो वहां आप नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स पढ़ोगे पॉलिसी ऑप्शंस में। तो इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। ठीक है, नेचर वाइज इकोनॉमिक्स, मैथोडोलॉजी वाइज साइंस है, प्रैक्टिकल वाइज एप्लीकेशन वाइज आर्ट्स है, और साइंस में ये पॉजिटिव साइंस भी और नॉर्मेटिव साइंस भी है। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर आगे लेकर चलेंगे। चैप्टर 1 आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर है, इसलिए कोशिश करेंगे हम दोनों मिलकर कि हमने इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, हमने चैप्टर 1 को जल्द अज जल्द जो है वो फिनिश करना है। और सिर्फ हमारा टारगेट ये नहीं होगा कि सिर्फ फिनिश करना है भाई, हमने सिलेबस कवर करना है, बिल्कुल भी नहीं। हमने अपनी 100% अंडरस्टैंडिंग के साथ टॉपिक्स की जो है वो उसको फिनिश करना है। उसमें आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है, आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास से पहले टॉपिक्स को एक दफा रीड जरूर करना है। पोर्टल पे अभी तक आपको एक्सेस नहीं मिला, वरना मैं आपसे लोगों से बोलती कि चैप्टर 1 के ये लेक्चर आप देखो, क्योंकि चैप्टर 1 के लेक्चर्स आपके ऐसे हैं कि आप इजीली उसको देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे कि भाई जिसके जो इश्यूज होंगे जिसको समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो अब्दुल माजिद टॉपिक्स के नाम देखो, अगर आपके पास बुक आप परचेज कर लेते हो जितना जल्दी उतना बेहतर है आपके लिए, बुक जितना जल्दी हो सके परचेज कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस क्या हैं, इकोनॉमिक्स के एजेंट्स, इकोनॉमी के पार्टिसिपेंट्स और एजेंट्स कौन कौन से हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस स्टडी टेक्स्ट जब आप खोलोगे वहां पे भी आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो जो पब्लिक ग्रुप है उस पे मैं स्टडी टेक्स्ट का पीडीएफ भी जो है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक डिसाइड नहीं करा कि उन्हें इकोनॉमिक्स ऑप्ट करना है या नहीं, वो बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से डिसाइड कर लें कि भाई लेना है या नहीं लेना। डेमो क्लासेस लेकर अपना टाइम वेस्ट मत करें, डिसाइड कर लें एक दफा और बस उस पर स्टिक रहें। तो अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है, रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवाएं ताकि हम लोग अपने एक सेपरेट ग्रुप बना लें और वहां पे फिर जो भी हमारे इश्यूज वगैरह होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नहीं यूट्यूब पे नहीं है। अच्छा ठीक है, रिजल्ट का वेट कर रहे हो आप लोगों का, रिजल्ट कब आ रहा है? 15 को, 11 को, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं चैप्टर 1 हमारा नेक्स्ट क्लास में तो फिनिश नहीं हो पाएगा ऑफ कोर्स, बट देखें जितनी क्लास में 2-3 क्लासेस तो आपकी लगेंगी इसमें, बट जल्द से जल्द हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे इसको। देखो आप जितना स्टडी कर सकते हो इसके बाद वाले टॉपिक आप उसको एक दफा पढ़ लो अच्छे तरीके से, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको जहाँ टाइम मिलता है जहां तक भी,
फिर हम देखेंगे क्लास में जितना टाइम हुआ, जितने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर सके वो हम क्लास में कर लेंगे, ठीक है। और मजीद अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया होगा, मैंने नंबर आप लोगों से शेयर कर दिया है। तो वो हर क्लास में मैं करती रहूंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को अक्सर हर क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट आ रहा होता है। तो आप लोग मुझे मैसेज जरूर कर दें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के रिस्पॉन्स पे वहां पे मैं कर दूंगी बुक के हवाले से भी जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं, ठीक है। ओके, मैं क्लास एंड कर रही हूँ, अल्लाह हाफिज।